नमस्ते मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। आपको कैसा महसूस होगा अगर हर रात आपका पति आपकी सगी मां के कमरे से बाहर निकले और आपकी मां के कपड़े आंसुओं से भीगे हुए हों? शुरुआत में मैंने सोचा कि मेरी बुजुर्ग मां शायद भावुक हो रही हैं, लेकिन जब मैंने उनकी आंखों में खौफ की एक झलक देखी तो मुझे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत है। इसीलिए मैंने चुपके से उनके कमरे में एक कैमरा लगा दिया। अगली सुबह जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो मेरा पूरा शरीर ठंडा और सुन्न पड़ गया। उस वीडियो में मेरा पति, हाँ, मेरा अपना पति अपनी सास के साथ कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उस रात आखिर हुआ क्या था? अब आपकी कहानी में मैं उस चौंकाने वाले सच का पर्दाफाश करूंगी। मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र 34 साल है। मैं अपने पति राजेश और अपनी मां रत्ना देवी के साथ दिल्ली के बाहरी इलाके में एक 3 मंजिला घर में रहती हूं। मैं एक शांत स्वभाव की महिला हूं और घर के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देती, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हो रहा था जो मुझे रात में सोने नहीं दे रहा था। हर रात साथ ही कर रही है, ऐसा स्वाबाधा कर रही है। जब भी मेरा पति मां के कमरे से बाहर निकलता, मां के कपड़ों का सीना या आस्तीन का हिस्सा पूरी तरह से भीगा होता था। एक नजर में ऐसा लगता था जैसे उन्होंने अभी अभी अपना मुंह धोया हो या रोई हो, या शायद इतनी चौंक गई हो कि उनका शरीर कांपने लगा हो। लेकिन मां हमेशा एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहती, लगता है मैंने ज्यादा पानी पी लिया था तो गिर गया, या फिर बुढ़ापे में ब्लैडर भी कमजोर हो जाता है, और खुद पर हंसने लगती थीं। लेकिन उनकी बातों के लहजे से मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस होती थी। मेरी मां ऐसी इंसान नहीं थी जो कुछ छिपाए। उन्होंने पूरी जिंदगी सम्मान के साथ जी है और हमेशा अपने बच्चों और नाती पोतों के लिए सब कुछ किया है। आमतौर पर अगर कोई समस्या होती तो वह सीधे कह देती थीं, लेकिन इस बार वह हमेशा मेरी नजरों से बचती थीं, जैसे कि वह मुझसे एक अजनबी की तरह व्यवहार कर रही हों। मेरा दिल दुख से भर गया जब मैंने उन्हें बिस्तर पर बैठने में मदद करने की कोशिश की और उन्होंने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। पहले तो मैंने यह सोचकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि वह सिर्फ थकी हुई हैं और उम्र के कारण उनका मूड बदलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह अजीब हरकतें और भी बढ़ने लगीं। जब भी मैं काम से घर लौटती और मेरे कार के गेट पर रुकने की आवाज आती, मां तुरंत उठ जाती, अपने कपड़े ठीक करती और अपनी आस्तीन पर गीले धब्बों को छिपाने में लग जाती। मेरे पति राजेश का भी यही हाल था। जैसे ही सीढ़ियों पर मेरे कदमों की आहट सुनाई देती, वह मां के कमरे से एक सख्त चेहरे के साथ बाहर निकलते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैंने मां की आंखों के कोनों में आंसू के निशान देखे जो पोंछे नहीं गए थे, और राजेश बहुत तीखी प्रतिक्रिया देता। अगर मैं सिर्फ पूछती, मां क्या हुआ, तो मेरा पति घूर कर चिल्लाता, तुम बार बार क्यों पूछती रहती हो। एक दिन मैंने मां को लिविंग रूम में अकेले बैठे देखा, अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़े हुए। जब मैं पास गई और पूछा कि क्या वह ठीक हैं, तो मां चौंक गई और घबराहट में बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। लेकिन मैं जानती थी कि यह सच नहीं है। मेरी मां ऐसी इंसान नहीं थी जो इतनी छोटी छोटी बातों पर चौंक जाएं और कांपने लगें। जब मैंने सीढ़ियों की ओर देखा तो मेरा पति बीच में खड़ा हमें ऊपर से घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजनबीपन था। यह उस पति की नजर नहीं थी जिससे मैं प्यार करती थी। यह ज्यादा तीखी, ज्यादा ठंडी थी, और जैसे मुझे किसी बात की चेतावनी दे रही हो। मैंने और ध्यान से देखना शुरू कर दिया। जिस दिन राजेश ने कहा कि ऑफिस में देर तक मीटिंग है, उस दिन भी मैंने उसके कदमों की आहट मां के कमरे की ओर जाते हुए सुनी। जब मैंने चुपके से जाकर देखा तो उसने मां का दरवाजा कसकर बंद कर लिया और बहुत देर तक अंदर रहा। कभी कभी वह लगभग 1 घंटे बाद बाहर निकलता, और जब भी वह बाहर आता, मां के कपड़े हमेशा भीगे होते। मुझे नहीं पता था कि वह आंसू थे या पसीना। एक रात जब मैं किचन में रात का खाना बना रही थी, मुझे समय का भाग की बात सांप से 3 के चलाशर पर है। मुझे मां के कमरे से सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत गैस बंद की और ऊपर भागी। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने वाली थी, राजेश बाहर निकला और मेरा रास्ता रोक लिया। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने तीखी आवाज में पूछा। कमरे के अंदर मां के कंधे गीले थे, लेकिन उन्होंने अपना सिर नहीं उठाया। मेरा गला भर आया और मैंने कहा, मैंने मां के रोने की आवाज सुनी। राजेश ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। मां बस पुराने दिनों को याद करके थोड़ी भावुक हो गई थीं।
यह औरतों का मामला है, बेहतर होगा तुम जाकर रात का खाना तैयार करो। जिस लहजे में उसने मुझे किचन में वापस भेजा वह सुनने में तो नरम था, लेकिन उसमें एक साफ धमकी छिपी थी। मैं अपने ही पति से डरने कब से लग गई थी। उस रात मैं उसके बगल में लेटी हुई सो नहीं सकी। मुझे याद आया जब हम पहली बार मिले थे, वह कितना अच्छा, मजाकिया और मेरी मां का सम्मान अपनी मां की तरह करता था। शादी के बाद मेरे ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और मेरी सास बीमार रहने लगी, इसलिए मैंने अपनी मां को हमारे साथ रहने के लिए बुला लिया ताकि वह नातिन और घर के कामों में मदद कर सकें। सब कुछ शांति से चल रहा था जब तक कि मेरे पिता का देहांत नहीं हो गया। पिता ने यह 3 मंजिला घर मेरे और अपनी नातिन के नाम कर दिया। उसी समय से राजेश बिना किसी वजह के अक्सर मां के कमरे में जाने लगा। जब मैंने यह बात अपनी छोटी बहन को बताई तो उसने सख्ती से कहा, दीदी इतनी भोली मत बनो। जब कोई आदमी अचानक बदल जाए और पत्नी के परिवार की संपत्ति के मामलों में दखल देने लगे तो जरूर कोई गड़बड़ है, उस पर नजर रखो। हालांकि मैं अपनी बहन की चिंता समझती थी, लेकिन मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। लेकिन मां दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। जब भी मैं राजेश के बारे में पूछती, मां की आंखें चिंता से कांपने लगती और उनके हाथ हवा में कांपते पत्तों की तरह हिलने लगते। एक बार जब मैंने गलती से मां का हाथ पकड़ा तो मैं उनकी कलाई पर एक हल्का सा चोट का निशान देखकर चौंक गई, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। मां डर गई और जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। उस रात राजेश ने कहा कि उसे ऑफिस में देर तक काम करना है। मैं लिविंग रूम में गुमसुम बैठी रही। घड़ी की टिक टिक की आवाज मेरे दिल को जला रही थी। आखिरकार मैंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसकी मैंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने दराज खोली और एक उंगली के आकार का सुपर छोटा कैमरा निकाला, जो मैंने पहले अपने बच्चे पर नजर रखने के लिए खरीदा था जब उसने घुटनों के बल चलना शुरू किया था। मैं चुपके से मां के कमरे में गई। वह सो चुकी थीं। उनके कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन एक गहरी सांस लेने के बाद मैं अंदर घुस गई और कैमरे को बिस्तर के सामने शेल्फ पर रखी फैमिली फोटो के पीछे छिपा दिया। एंगल पूरी तरह से सही था, जिससे पूरा कमरा दिखाई दे रहा था। मैं बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन अगर वाकई कुछ हो रहा था तो मुझे जानना था। अगली सुबह मैंने राजेश को ऑफिस के लिए विदा किया। उसने मुझे गले लगाया और मेरे माथे पर चूमा। उसकी नजरें वही थीं, गर्म और परिचित, लेकिन अब मैं उन नजरों पर भरोसा नहीं कर सकती थी। जैसे ही वह गया, मैं तुरंत कमरे में भागी और अपने फोन पर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगी। शुरुआत में कुछ भी अजीब नहीं था। मां बस कमरे में अपने काम कर रही थीं, दवा ले रही थीं और आराम कर रही थीं। जब घड़ी में रात के 11 बजे कमरे का दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर आया, लेकिन जिस चीज ने मेरी सांस रोक दी वह थे उसके हाथ में रखे दस्तावेजों का ढेर और एक लाल पेन। वह मां के पास गया, उन्हें दस्तावेज दिए और कुछ कहा। कैमरा आवाज रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, लेकिन मैं साफ देख सकती थी कि मां रोते हुए अपना सिर हिला रही थीं। उनके दोनों हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और मैं राजेश के होठों की हरकत पढ़ सकती थी, बहुत धीरे लेकिन साफ तौर पर वह कह रहा था, साइन करो मां, वरना मुझे दोष मत देना। मैं वहीं जम गई। फोन की स्क्रीन के सामने मेरा शरीर अकड़ गया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि फोन बिस्तर पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल इतनी जोर से निचोड़ दिया हो कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो आदमी रिकॉर्डिंग में मेरी मां के सामने खड़ा था वह राजेश था, मेरा पति, मेरी बेटी का पिता। वह मां को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहा था। मैं तुरंत समझ गई, यह इस घर की बिक्री का एग्रीमेंट था। मैंने वीडियो को धीरे धीरे फिर से चलाया। एक सीन को ध्यान से देखा। मां बिस्तर के किनारे बैठी थीं, चादर को कसकर पकड़े हुए। वह जोर जोर से अपना सिर हिला रही थीं। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। उनके कॉलर पर गीले धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने मुझे इतने दिनों से परेशान कर रखा था। वह पानी के छींटे नहीं थे जैसा उन्होंने कहा था, वह सचमुच आंसू थे। उनके बगल में राजेश ठंडी नजरों से खड़ा था, लगातार कुछ कह रहा था। वह मां के चेहरे की ओर उंगली दिखा रहा था, जैसे कोई आदेश दे रहा हो। उसने मां की कलाई पकड़कर उन्हें बिस्तर से खींचने की भी कोशिश की। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वीडियो के अंदर से मां की सिसकियां सुन सकती हूं। नहीं राजेश, सुनीता और हमारी नातिन के पास रहने के लिए एक जगह होनी चाहिए, प्लीज।
ऐसा मत करो, यह घर उनका है। मैंने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि खून निकलने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा नजारा देखूंगी। राजेश अपनी ही सास को, जिन्होंने उसे हमेशा एक बेटे की तरह प्यार और देखभाल की, घर का मालिकाना हक सौंपने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। यह घर मेरे पिता ने मां को विरासत में दिया था और मां इसे भविष्य में मुझे और मेरी बेटी को देने वाली थी। वह इतना घिनौना काम कैसे कर सकता था। मैंने खुद को वीडियो देखते रहने के लिए मजबूर किया। मैं जितना देखती गई, मेरे रोंगटे उतने ही खड़े होते गए। जब भी मां सिर हिलाकर मना करती, राजेश अपनी आवाज धीमी कर लेता, लेकिन इससे वह और भी डरावना लगने लगता। उसने मां की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि मां जरूर दर्द से चीख पड़ी होंगी। कुछ दिन पहले मैंने मां की कलाई पर जो चोट का निशान देखा था, वह इसी वजह से था। वह न केवल मां को मजबूर कर रहा था, बल्कि उन पर मानसिक और शारीरिक हिंसा भी कर रहा था। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि फोन लगभग गिर ही गया था। मेरा सिर ऐसे दुख रहा था जैसे कोई 100 हथौड़े मार रहा हो। उसी पल मैं ऑफिस भागकर जाना चाहती थी। राजेश का कॉलर पकड़कर चिल्लाना चाहती थी, तुम मेरी मां को क्या समझते हो। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने अभी गुस्सा किया तो स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी। मुझे शांत रहना था। मुझे यह पता लगाना था कि वह क्या चाहता है, उसने क्या किया है और वह आगे क्या करने वाला है। मैंने एक तौलिए से अपना चेहरा पोंछने की कोशिश की और एक गहरी सांस ली। लेकिन मैं जितना शांत होने की कोशिश करती, मेरा दिल उतना ही जलता। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जरूर कोई वजह होगी कि राजेश अचानक ऐसे बदल गया। शायद उस पर कोई बड़ा कर्ज है, वह बहुत दबाव में है, या कोई है जो उसे पीछे से नियंत्रित कर रहा है। मुझे याद आया, पिछले कुछ महीनों में वह अक्सर चुपके से फोन पर बात करता था और कॉल खत्म होने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ जाता था। उसने कहा था कि ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट की कोई समस्या है। मैंने उस पर विश्वास किया, लेकिन अब उसकी कही हर बात संदिग्ध लग रही थी। मैं उठी और मां के कमरे की ओर चल पड़ी। मुझे उनसे सब कुछ पूछना था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। मां बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई बैठी थीं। उनके दोनों हाथ आपस में गूंथे हुए थे। मुझे देखते ही वह एक दोषी की तरह चौंक गई। मैं दौड़कर उनके गले लग गई। मां, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने उसे अपने साथ ऐसा क्यों करने दिया? मां डर से अपना सिर हिलाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। सुनीता, कुछ मत कहना प्लीज, मुझे डर लगता है। मां की आवाज एक छोटे बच्चे की तरह कांप रही थी। मैंने उनका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसने और क्या किया? उसने क्या धमकी दी? प्लीज मुझे बताइए मां। मां ने सिर झुका लिया और लगभग टूटी हुई आवाज में कहा, उसने कहा कि अगर मैंने साइन नहीं किया तो वह हमारी नातिन को दूर ले जाएगा। उसने यह भी धमकी दी कि वह रिश्तेदारों में यह अफवाह फैला देगा कि मैं उसके साथ बुरा बर्ताव करती हूं। और फिर मां आगे कुछ नहीं कह सकी और बस सिसकने लगी। मैं हैरान और स्तब्ध रह गई। वह न केवल संपत्ति चाहता था, बल्कि मां की इज्जत को भी धमकी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो आदमी कभी कहता था कि वह परिवार की रक्षा के लिए अपनी जान दे देगा, वह ऐसे शब्द कह सकता है। मां ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनका शरीर कांप रहा था। सुनीता, उसका विरोध मत करो। तुम्हारा एक बच्चा है। मैं ठीक हूं। बस तुम और मेरी नातिन सुरक्षित रहो। मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। मेरी मां, जिन्होंने हमेशा एक सीधी और सम्मानित जिंदगी जी, अब अपने ही दामाद से डरकर गिड़गिड़ा रही थी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे होश में रहना था। मुझे जानना था कि राजेश ऐसा क्यों कर रहा है। मां को देखते हुए मैंने धीरे से पूछा, मां, क्या राजेश को पैसों की जरूरत है? मां ने हार मानकर सिर हिलाया। उसने कहा कि उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। अगर नहीं मिले तो उसकी नौकरी और सब कुछ चला जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। मैंने मां का हाथ पकड़ा। मां, आप चिंता मत कीजिए। अब से कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा, मैं वादा करती हूं। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलने वाली थी, मेरा फोन बजा। राजेश का एक मैसेज था। मां ने आज दोपहर खाने में क्या खाया? उनकी दवा समय पर देना मत भूलना। मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। जो आदमी पिछली रात अपनी सांस को दस्तावेजों से धमका रहा था, अब ऐसे पूछ रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई दो चेहरों के साथ कैसे जी सकता है? मैंने कुछ सेकंड के लिए फोन की स्क्रीन को देखा
और फिर अचानक मुझे एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जो मां पर उसके दबाव से भी ज्यादा डरावनी थी। राजेश ऐसा क्यों दिखावा कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ताकि मुझे शक ना हो, ताकि वह मां पर दबाव डालता रह सके? या क्या वह जानता है कि मैं उस पर नजर रख रही हूं? एक बुरे एहसास ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। शायद वह सिर्फ यह घर नहीं चाहता, बल्कि कुछ और चाहता है, कुछ ऐसा जिसकी मैं अभी कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन एक बात पक्की थी, जब से मैंने वह वीडियो देखा था, मेरी जिंदगी एक अनपेक्षित बवंडर में खिंचती जा रही थी और मैं जानती थी कि मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने राजेश के भेजे मैसेज को देखा। मेरा सिर सैकड़ों सवालों से भरा हुआ था। जो आदमी कल रात अपनी धमकियों से अपनी मां के कपड़े आंसुओं से भिगो रहा था, अब उसे दवा देने की याद दिला रहा था। यह परवाह प्यार नहीं थी, यह नियंत्रण था, एक अदृश्य चेतावनी। वह अभी भी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए था, इस चिंता में कि मां और तनाव में न आ जाएं। मैंने वह मैसेज डिलीट कर दिया और दोपहर का खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे, यहां तक कि चम्मच जो मैं मेज पर रखने वाली थी फर्श पर गिर गया। उसकी खनकती आवाज बहुत सूखी लग रही थी। मेरा दिमाग उलझन में था। क्या मुझे उसका सीधे सामना करना चाहिए? क्या मुझे अपनी बहन को बताना चाहिए, या मुझे चुपचाप और सबूत इकट्ठा करने चाहिए? इससे पहले कि मैं कुछ तय कर पाती, फोन फिर से बजा। एक अनजाना नंबर। जब मैंने जवाब दिया तो एक अधेड़ उम्र के आदमी की हड़बड़ी में आवाज आई। क्या यह श्रीमती सुनीता, राजेश की पत्नी का नंबर है? मैंने सतर्कता से जवाब दिया, जी हां। आप कौन हैं? वह आदमी हाँफ रहा था। फिर उसने अपनी आवाज धीमी की। मैं सुरेश हूं, मैं राजेश का बिजनेस पार्टनर हूं। क्या आपने उसे 50 लाख रुपए भेज दिए हैं? यह सवाल मेरे चेहरे पर एक तमाचे जैसा था। आपका क्या मतलब है? मैं राजेश को पैसे क्यों भेजूं? फोन के दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छा गई, फिर गुस्से से भरी गालियां सुनाई दी। हरामखोर! तो उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा था कि आपने उसका कर्ज चुकाने के लिए 50 लाख तैयार कर रखे हैं। श्रीमती सुनीता, आपको सावधान रहना होगा। उसका कर्ज छोटा मोटा नहीं है। मैंने फोन कसकर पकड़ लिया। राजेश पर कितना कर्ज है? लगभग 2 करोड़। और वे सिर्फ पैसे नहीं मांग रहे हैं, उसे कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। उसकी शादी की अंगूठी बिक चुकी है। उसकी कार भी नहीं है। अब अफवाह है कि वह अपनी सास के घर के कागजात हड़पने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे जल्दी से बेच सके। उसे रोकिए मैडम, वरना बहुत देर हो जाएगी। मेरा दिल फटने को था। 2 करोड़, यह रकम एक गहरी खाई की तरह थी जो हमारे पूरे परिवार को निगल सकती थी। एक रुंधी हुई आवाज में मैंने पूछा, क्या यह बिजनेस का कर्ज है या कोई और वजह है? दूसरी तरफ से एक लंबी आह सुनाई दी। लगता है आप नहीं जानती, वह गैरकानूनी जुए में फंस गया है। मैं और खड़ी नहीं रह सकी। फोन मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया, जिससे मैं चौंक गई। गैरकानूनी जुआ, कुछ ऐसा जिसके बारे में राजेश हमेशा कहता था कि वह उससे नफरत करता है। अपनी बची खुची उम्मीद के साथ मैंने पूछा, क्या यह सच है? आपके पास कोई सबूत है? सबूत? अगर आप चाहें तो मैं आज शाम भेज सकता हूं, लेकिन याद रखना, कभी मत बताना कि मैंने बताया है, वरना वह मुझे चाकू लेकर ढूंढने आ सकता है। फोन कट गया। जो किचन पहले खाने की महक से गर्म था, अब बर्फीला लग रहा था। मैं किचन की मेज को पकड़कर खड़ी हो गई, हाफ रही थी जैसे अभी अभी मैराथन दौड़कर आई हूं। सुरेश के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। जुआ, कर्ज, जान से मारने की धमकी, घर बेचना। तो राजेश मां को इसलिए धमका रहा था क्योंकि वह कर्ज चुकाने के लिए घर बेचना चाहता था। उसकी मां की कलाई पकड़ने की छवि, मां की आंखों में डर, चोट के निशान, आंसुओं से भीगे कपड़े। मां अपने लालची दामाद के लिए एक ढाल बन गई थी। अपने बच्चों और नातिन को बचाने के लिए सब कुछ चुपचाप सह रही थी। गुस्सा इतना बढ़ गया कि मेरा चेहरा गर्म महसूस होने लगा। लेकिन तभी मां के कमरे से उनकी आवाज ने मुझे होश में लाया। सीढ़ियों के ऊपर से मुझे देख रही मां का चेहरा दुबला, उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। एक कमजोर आवाज में मां ने पूछा, बेटा किसका फोन था? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? मैं दौड़कर उनके पास गई और उन्हें सहारा दिया, शांत रहने की कोशिश की ताकि वह और चिंतित न हो। कुछ नहीं मां, बस थोड़ी थकान है। लेकिन मां ने मुझे बहुत देर तक इस तरह देखा जैसे वह सब कुछ जानती हो। जब हम वहां खड़े थे, सामने का दरवाजा एक क्लिक की आवाज के साथ खुला। राजेश घर आ गया था।
उसके हाथ में फलों का एक थैला था। वाह, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? माँ, तबीयत कैसी है? यह देखिए, मैं आपके लिए नागपुर से संतरे लाया हूं ताकि आप में थोड़ी ताकत आए। अचानक मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। जो आवाज कल रात कह रही थी, अगर साइन नहीं की थे तो मुझे दोष मत देना, और अब यह नर्म आवाज वाकई अलग अलग लोगों की थी। माँ ने मेरी तरफ देखा, फिर अनिच्छा से सिर हिलाया और धन्यवाद कहा। वह इतनी डरी हुई थीं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती थीं। उनकी हर हरकत बहुत सतर्क थी। यहां तक कि जब राजेश ने फलों का थैला मेज पर रखा और हल्के से माँ के कंधे को छूते हुए कहा, दवा लेना मत भूलना। माँ, तो माँ ऐसे उछल पड़ी जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। मैंने सब कुछ देखा। राजेश मेरी ओर मुड़ा और मुस्कुराया। सुनीता, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मैं पीछे हट गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे छुए, लेकिन राजेश ने हल्के से मेरी कलाई पकड़ ली, जैसे कुछ याद दिला रहा हो, और मेरे कान में ऐसी आवाज में फुसफुसाया जिसे सिर्फ मैं ही सुन सकती थी। फालतू की बातें मत सोचो, बस माँ और हमारे बच्चे का ख्याल रखो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह ऐसा कैसे कह सकता है? क्या वह जानता है कि मुझे शक है? क्या वह मुझ पर नजर रख रहा है? उसी समय मेरी बेटी अपने कमरे से दौड़ती हुई आई और अपने पिता के पैरों से लिपट गई। राजेश ने उसे ऊंचा उठाया, उससे यह वह पूछते हुए एक उज्जवल मुस्कान के साथ, कोई भी जो सच्चाई नहीं जानता उसे एक आदर्श पिता मानेगा। उन दोनों को देखकर मेरा सीना ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। मेरी बेटी कुछ नहीं जानती थी, वह बस बड़बड़ा रही थी, पापा पापा, यह जाने बिना कि एक दिन पहले उसके पिता ने उसकी नानी को इतना रुलाया था कि उनके कपड़े भीग गए थे। मां कुर्सी पर बैठी थीं, दोनों हाथ आपस में गूंथे हुए उस दृश्य को डर से भरी आंखों से देख रही थीं। अब मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। मुझे अपनी मां और बेटी की रक्षा करनी थी। मुझे सबूत खोजने थे और यह पता लगाना था कि राजेश और क्या छिपा रहा है। ठीक उसी पल मुझे एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जो सुरेश से सुनी किसी भी बात से ज्यादा डरावनी थी। अगर राजेश कर्ज में इतना डूबा हुआ है कि उसे धमकियां मिल रही हैं, तो मां को उस पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना शायद सिर्फ शुरुआत थी, और हो सकता है कि वह कुछ और भी भयानक योजना बना रहा हो। मैंने चुपके से मां की ओर देखा। वह अपना सीना पकड़े हाँफ रही थीं, लाल आंखों से फर्श को घूर रही थीं। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब से मैं एक पल के लिए भी कमजोर नहीं पड़ सकती। मां को बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं ही थी। उस रात अपनी बेटी को सुलाने के बाद मैं बिस्तर के किनारे बैठी कमरे के दरवाजे को घूर रही थी। मेरे दिमाग में कई तस्वीरें घूम रही थीं। मां का रोता हुआ चेहरा, राजेश का मां की कलाई को बेरहमी से पकड़ना, मां का डर से सिमटना, और सुरेश की गूंजती हुई आवाज। 2 करोड़ रुपए का आंकड़ा मेरे दिमाग में एक चाकू की तरह चुभ रहा था। मैं जानती थी कि राजेश जैसा घिरा हुआ आदमी बहुत खतरनाक होता है। अगर वह अपनी सांस को घर के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर सकता है, तो वह कुछ और भी भयानक कर सकता है। इससे पहले कि वह दूसरा कदम उठाए, मुझे सब कुछ तैयार करना था। राजेश के कमरे में आने की आहट सुनाई दी, हमेशा की तरह। वह मेरे बगल में बैठ गया और मेरे कंधों पर हाथ रख लिया। उसके परिचित परफ्यूम की महक आई, लेकिन न जाने क्यों आज रात वह महक मुझे घुटन दे रही थी। एक गर्म आवाज में राजेश ने पूछा, आज तुम थक गई हो सुनीता? मैंने एक मुस्कान लाने की कोशिश की। नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। राजेश ने मेरी पीठ सहलाई। मैं जानता हूं कि तुम इन दिनों बहुत त्याग कर रही हो। मां बीमार है, हमारा बच्चा अभी छोटा है। मैं इस परिवार के लिए और भी मेहनत करूंगा। परिवार के लिए मेहनत शब्द इतने कड़वे लगे कि मैं लगभग व्यंग्यात्मक रूप से हंस पड़ी। अपनी सांस को मजबूर करके, मुझसे कर्ज छिपाकर, दोहरे चेहरे के साथ अभिनय करके, उसकी नजरों से बचने के लिए मैं यह कहकर उठ गई कि मुझे अपना चेहरा धोना है। लेकिन जब मैंने आईने में देखा तो मैं सचमुच चौंक गई। मेरा चेहरा दुबला और होंठ पीले पड़ गए थे। मैंने नहीं सोचा था कि उस वीडियो को देखने के सिर्फ एक दिन में मैं इतनी बिखर सकती हूं। अपना चेहरा धोने के बाद मैं धीरे धीरे कमरे में वापस आई। राजेश ने कंबल ओढ़ लिया था और अपनी आंखें बंद कर ली थीं। हाल ही में वह अक्सर बहुत गहरी नींद सोता था, जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति हो। शायद कर्ज के दबाव ने उसे पैसे के अलावा कुछ और सोचने नहीं दिया। मैं उसके बगल में लेट गई, सावधान रहते हुए कि कोई आवाज न हो। पर्दे के दरार से हवा बह रही थी
दीवार पर पेड़ की टहनियों की छाया हिला रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन मेरा दिल सुबह होने तक जोर जोर से धड़कता रहा। अगली सुबह मैं सामान्य से जल्दी उठी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैंने जो देखा वह गलत नहीं था। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग फिर से देखी। हर सीन, हर एंगल इतना स्पष्ट था कि इसे कानूनी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं जल्दबाजी नहीं कर सकती थी। मेरे पास माँ और एक बच्चा था। कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे सब कुछ सुनिश्चित करना था। ठीक सुबह 9 बजे सुरेश के नंबर से एक मैसेज आया। जब मैंने उसे खोला तो मैं लगभग कमजोर होकर बैठ गई। तस्वीरें, कर्ज के कागजात, धमकी भरे मैसेज, एक गैरकानूनी जुए के अड्डे पर राजेश की तस्वीरें और यहां तक कि एक वीडियो जिसमें वह डरावने चेहरे वाले आदमियों से लड़ रहा था, पीले चेहरे के साथ सिर हिला रहा था। सुरेश का आखिरी मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, अपना ख्याल रखना। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने उन सभी सबूतों को एक गुप्त फोल्डर में सहेज लिया, उसे एक पासवर्ड से सुरक्षित किया और उसकी एक प्रति एक व्यक्तिगत ईमेल पते पर भेज दी, जिसके बारे में राजेश कभी नहीं जान पाएगा। मेरा सीना भारी हो गया। राजेश सचमुच घिरा हुआ था और कुछ भी करने के लिए तैयार था। जब मैं बाहर आई तो माँ मेरी बेटी के लिए दूध बना रही थीं। उनकी झुकी हुई पीठ, उनका दुबला चेहरा और उनके अभी भी कांपते हुए दोनों हाथों को देखकर मेरा दिल दुख गया। मैंने माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ, सुनीता को माफ कर देना। अब से कोई भी माँ को डरा नहीं पाएगा। माँ ने मुझे नींद की कमी से लाल आंखों से देखा। सुनीता, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें उस पर शक है। उसके जैसा आदमी अब होश में नहीं है। मैंने सिर हिलाया और माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं जानती हूं माँ, हम कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, बिना शब्दों के। हम दोनों समझते थे कि हम एक ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहे हैं जो होश में नहीं है। शाम को राजेश अनुमान से जल्दी घर आ गया। उसने मुझे पीछे से गले लगाया और आधे मजाक आधे गंभीर लहजे में कहा, आज मेरी याद आ रही थी। मैं चौंक गई, लेकिन अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। जल्दी क्यों आ गए? राजेश ने जल्दी से एक तैयार बहाना दिया, जो मैं जानती थी कि झूठ है। ऑफिस ने आज कर्मचारियों को जल्दी घर भेज दिया, पत्नी और बच्चे की मदद करने के लिए। हालांकि उसका लहजा शांत था। उसने फिर खाने की मेज पर बैठी मां की ओर देखा। उसकी नजरों में जरा भी गर्मी नहीं थी, बस एक स्पष्ट संदेश था, मां, और कोई समस्या मत खड़ी करना। मैंने मेज के नीचे मां का हाथ पकड़ा और उन्हें शांत करने के लिए धीरे से दबाया। खाने के दौरान राजेश खुश मिजाज रहने की कोशिश कर रहा था, हमारे बच्चे से बात कर रहा था, मां का हाल पूछ रहा था और मुझसे मजाक कर रहा था। लेकिन मैं उसे जितना देखती, मेरे उतने ही रोंगटे खड़े हो जाते। उसका अभिनय इतना अच्छा था। अगर मैंने वह वीडियो नहीं देखा होता तो मैं उसे एक आदर्श पति मानती। जब खाना लगभग खत्म हो गया तो उसने अपने चम्मच रखे और सीधे मेरी ओर देखा। सुनीता, आज रात समय है, मुझे कुछ बात करनी है। मैंने सतर्कता से पूछा, किस बारे में? वह धीरे से मुस्कुराया, घर के बारे में। लगता है हमें फिर से योजना बनानी होगी। घर शब्द सुनते ही मां इतनी बुरी तरह कांपने लगी कि उनका चम्मच मेज पर गिर गया। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि राजेश अपना हमला फिर से शुरू करने वाला है। उसके होठों पर एक नरम मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें चाकू की तरह तेज नहीं थीं। मैंने शांति से जवाब दिया, ठीक है, हम आज रात बात कर सकते हैं, पहले बर्तन धो लेते हैं। राजेश ने सिर हिलाया और लिविंग रूम में चला गया। मां ने मेरा हाथ खींचा और कांपती सांसों के साथ फुसफुसाया, सुनीता, उसके साथ अकेली मत रहना, मुझे डर लगता है। मैंने मां की पीठ सहलाई। मां, आप शांत रहिए, मेरे पास एक तरीका है। खिड़की से मैं राजेश को लिविंग रूम में बैठे देख सकती थी। वह सीधा बैठा था, दोनों हाथ आपस में गूंथे हुए, किचन में मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। मैं जानती थी कि आज रात एक टकराव होगा और अगर मैं तैयार नहीं रही तो मां और मेरी बेटी खतरे में पड़ सकते हैं। उसी समय मेरे दिमाग में एक साहसिक योजना आई। हम सभी को बचाने का एकमात्र तरीका राजेश को और भड़काए बिना। मुझे यह करना ही होगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि मैं जैसे सीने पर कोई बड़ा पत्थर रखा हो। मां अपने कमरे के दरवाजे के पास बेचैनी से बैठी थीं। उनके कांपते हुए दोनों हाथ आपस में गूंथे हुए थे। मेरी बेटी अपने पालने में गहरी नींद सो रही थी। उसकी नियमित सांसों को सुनकर
मेरा दिल भारी महसूस हुआ। उसके लिए, माँ के लिए मुझे मजबूत रहना होगा। मुझे राजेश को रोकना होगा ताकि वह और आगे न बढ़ सके। राजेश लिविंग रूम में बैठा था। पीली रोशनी उसके चेहरे पर एक छाया बना रही थी, जिससे उसकी नाक और जबड़ा सामान्य से अधिक तेज और ठंडा दिख रहा था। उसके बैठने का तरीका भी अलग था। अब वह अपने ही घर में आराम करने वाले आदमी की तरह नहीं था। वह सीधा बैठा था। उसके पैर थोड़े कांप रहे थे और उसकी उंगलियां नियमित रूप से कांच की मेज पर थपथपा रही थीं। वह मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने अपने हाथ सुखाए और लिविंग रूम की ओर चल पड़ी। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि कानों में सुनाई दे रहा था, लेकिन मैंने यथासंभव शांत दिखने की कोशिश की। राजेश ने मुझे सिर से पैर तक देखा। उसकी नजरें जैसे मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही हों। वह हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बैठो। मैं चाहता हूं कि हम खुलकर बात करें ताकि हमारे बीच कोई गलतफहमी न रहे। मैं उसके सामने ठंडी कांच की मेज के पार बैठ गई। हम दोनों के बीच बर्फ की एक पतली परत महसूस हो रही थी, एक ऐसी परत जो एक हल्के से स्पर्श से टुकड़ों में बिखर जाएगी। राजेश ने अपनी कोहनी मेज पर रखी और धीरे धीरे कहा, जैसा कि तुम जानती हो, माँ अब बूढ़ी हो गई हैं। घर के कागजात भले ही उनके नाम पर हैं, लेकिन बाद में यह तुम्हारा ही होगा, है ना? मैं बस इसे अभी से ठीक करना चाहता हूं ताकि बाद में अगर कुछ हो जाए तो कागजी कार्रवाई में कोई झंझट ना हो। उसकी आवाज बहुत नरम थी, लेकिन मैं उसके हर वाक्य में एक और इरादा महसूस कर सकती थी। मैंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, तुम्हारा मतलब है कि माँ को सर्टिफिकेट का नाम हम दोनों के नाम पर कर देना चाहिए? राजेश ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि यह अधिक समझदारी भरा है। माँ बूढ़ी हो गई हैं, इसीलिए बच्चों को ही सब कुछ संभालना चाहिए। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, लेकिन माँ सहमत नहीं है ना? वह थोड़ा चुप हो गया, फिर से मुस्कुराया। माँ थोड़ी जिद्दी हैं, तुम उन्हें मनाने की कोशिश करो। वह तुम्हारी बात सबसे ज्यादा सुनती हैं। यह सुनकर मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। उन रातों में जब राजेश माँ को उस पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहा था, शायद उसकी शुरुआत भी इन्हीं शब्दों से हुई होगी, माँ सुनीता से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, अभी समय नहीं आया है। बातचीत शुरू होने के बाद पहली बार राजेश के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी आवाज धीमी कर ली। सुनीता, जिद्दी मत बनो। मैंने अपनी पीठ सीधी की और अपनी आवाज को शांत रखा। यह जिद नहीं है, बल्कि मां के अधिकारों की रक्षा करना है। उसी समय राजेश की आंखों में गुस्से की एक चमक कौंधी। हालांकि उसने इसे जल्दी से छिपा लिया। उसने अपना सिर झुकाया और मुझे घूरा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। तुम्हारी बात करने का लहजा अजीब है। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मेरा दिल बैठ गया। राजेश मेरी परीक्षा ले रहा था। मैंने तुरंत जवाब दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं बस चाहती हूं कि सब कुछ स्पष्ट हो। मां अभी जीवित हैं और अपनी संपत्ति पर उनका अधिकार है। राजेश ने अपनी कोहनी अपने घुटनों पर रखी और थोड़ा मेरी ओर झुका। उसकी आवाज नीची और डरावनी हो गई। मैं एक बार फिर पूछता हूं, हमारे घर के मामलों में कौन दखल दे रहा है? मैंने उसकी नजरों से नजरें नहीं हटाई और सीधे उसे देखा। कोई नहीं। हम कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे। हवा एक खींचे हुए धनुष की डोरी की तरह तनावपूर्ण थी। एक गलत शब्द सब कुछ उड़ा सकता था। अचानक राजेश हंसा और खड़ा हो गया। छोड़ो, तुम जरूर थक गई होगी, हम कल बात करेंगे। मैं माहौल खराब नहीं करना चाहता। वह मुड़ा और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा, लेकिन फिर रुक गया और बहुत धीरे धीरे मुड़ा। ओह हाँ, सुनीता, फालतू की जिज्ञासा मत रखो। कुछ बातें न जानना ही बेहतर है। मैं वहीं जम गई। वे शब्द एक स्पष्ट धमकी थे। उसने मुझे कुछ सेकंड के लिए घूरा, फिर अपने कमरे में चला गया। सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी। राजेश को शक हो गया है। वह मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। मैं अकड़ कर खड़ी रही। मेरा पूरा शरीर जम गया था। मां अपने कमरे के दरवाजे के पीछे से कांपती हुई निकली। मुझे देखकर उन्होंने डर से पूछा, सुनीता, उसके कहने का क्या मतलब था? वह क्या करने वाला है? मैंने मां को गले लगा लिया। मां, आप शांत रहिए, मैं यहां हूं। कोई भी आपको चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। मां ने मुझे ऐसे कसकर गले लगाया जैसे वह आखिरी जीवन रेखा पकड़ रही हो। सुनीता, अगर कुछ हो जाए तो अपनी बेटी को लेकर पहले निकल जाना। मैं बूढ़ी हो गई हूं, कोई बात नहीं। मैंने तुरंत मां का मुंह बंद कर दिया। मां, ऐसा मत कहिए। कोई भी मां को छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन दिल ही दिल में मैं जानती थी कि मां का अंदेशा सही था।
राजेश बदल चुका था और उसके जैसा घिरा हुआ आदमी अब सही और गलत में फर्क नहीं कर पाएगा। लगभग 11 बज रहे थे जब मैं कमरे का दरवाजा बंद करने वाली थी। मेरे फोन पर सुरेश के नंबर से एक मैसेज आया। श्रीमती सुनीता, अभी अभी खबर मिली है कि कोई राजेश को ढूंढ रहा है। वे खतरनाक लोग हैं, सावधान रहना। मुझे नहीं पता कि वह घर पर क्या करेगा। मैंने हर शब्द को बार बार पढ़ा। ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर एक ठंडी खाई में गिर गया हो। अगर वे राजेश का पीछा कर रहे हैं तो वह क्या करेगा? पैसे लेगा, घर बेचेगा, मां को पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करेगा या कुछ और भी भयानक करेगा। जब मैंने फोन रखा तो लिविंग रूम से एक जोरदार आवाज आई जैसे कुछ गिरा हो। मैं उछल पड़ी, दरवाजा खोला और बाहर देखा। मां ने भी अपने कमरे का दरवाजा खोला और डर से चारों ओर देखा। मैंने धीरे से फुसफुसाया, मां, आप कमरे में ही रहिए, मैं देखती हूं। मैं चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरी। लिविंग रूम की बत्ती अभी भी जल रही थी। जब मैं सीढ़ियों के अंत में पहुंची तो मैंने दीवार पर लटका हुआ फैमिली फोटो फ्रेम गिरा हुआ देखा और उसका कांच टुकड़ों में बिखर गया था। लेकिन जिस चीज ने मेरी पीठ में सिहरन दौड़ा दी वह गिरा हुआ फ्रेम नहीं था, बल्कि पीली रोशनी के नीचे खड़े राजेश की आकृति थी जो टूटे हुए फ्रेम को घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं जैसे कोई कई दिनों से सोया न हो। उसके कंधे अकड़े हुए थे और वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। मैं पास गई और धीरे से पूछा, यह तुमने गिराया है? राजेश बहुत धीरे धीरे एक रोबोट की तरह मुड़ा। उसकी आंखें लाल और चेहरा ऐसा अकड़ा हुआ था जैसे फटने वाला हो। सुनीता, इस फ्रेम को किसने छुआ? मैंने थूक निगला। शायद यह अपने आप गिर गया। राजेश ठंडा मुस्कुराया। इस घर में हर चीज किसी न किसी वजह से होती है। एक ठंडी हवा मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। वह मेरे इतने करीब आ गया कि मैं उसकी सांसों से शराब की हल्की गंध सूंघ सकती थी। सुनीता, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, है ना? मैं एक कदम पीछे हटी। नहीं, वह एक कदम और आगे बढ़ा। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम बदल गई हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी आंखों में अलग नजर महसूस नहीं करता? उसकी आवाज अब एक होश वाले व्यक्ति की नहीं थी। ऊपर की मंजिल से मां ने कांपते हुए पुकारा, सुनीता, ऊपर आ जाओ। राजेश तुरंत सीढ़ियों की ओर मुड़ा। उसकी नजरें इतनी तीखी थीं कि मां जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप गईं। उसने मुझे फिर से देखा और फुसफुसाया, सुनीता, तुम क्या जानती हो? रुकी हुई सांसों के साथ मैंने शांत रहने की कोशिश की। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। राजेश ने मुझे कुछ सेकंड तक घूर कर देखा, फिर जोर से हंसा। उसकी हंसी की आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक भारी आवाज में, जैसे चाकू से, उसने एक एक शब्द कहा, बेहतर होगा कि तुम सच बोल दो, इससे पहले कि सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाए। ठीक उसी पल जीवन में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना कितना डरावना होता है जिसे मैं अब पहचानती ही नहीं। और मैं जानती थी कि यह सब अभी शुरू ही हुआ है। जब राजेश पीली धीमी रोशनी में हंसा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी बिल्कुल अजनबी को देख रही हूं। वह अब मेरा पति नहीं था, वह आदमी नहीं था जिसने मेरे साथ बहुत सारी मुश्किलें झेली थीं। उसकी आंखों में सिर्फ डर, लालच और एक भयानक पागलपन था। मैं एक कदम पीछे हटी और जितनी शांत हो सकती थी उतनी शांत आवाज में कहा, राजेश जी, रात हो गई है, चलो ऊपर चलकर आराम करते हैं। राजेश ने अचानक अपना सिर झुकाया, मुझे ऐसे घूरते हुए जैसे कोई अप्रत्याशित वस्तु देख रहा हो। सुनीता, अब तुम्हें मुझसे डर लगता है? मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, बस रात हो गई है, मां और हमारी बेटी सो रही हैं, कहीं वे चिंतित न हो जाएं। वह फिर से हंसा, एक व्यंग्यात्मक और ताना मारने वाली हंसी। चिंतित? इस घर में वास्तव में किसे चिंतित होना चाहिए, मुझे या तुम्हारी मां को? मेरा गला रुंध गया। वे शब्द मेरे दिल में चुभ गए। तुम्हारा क्या मतलब है? राजेश पास आया। फर्श की टाइलों पर उसके हर कदम से एक छोटी भयानक आवाज निकल रही थी, सुनीता, तुम्हारी मां बूढ़ी हो गई हैं, उनका दिमाग अब पहले जैसा साफ नहीं है। क्या होगा अगर वह भूल जाएं और किसी अजीब कागज पर हस्ताक्षर कर दें? मैं तो बस परिवार की चिंता कर रहा हूं। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा और स्पष्ट रूप से कहा, मेरी मां का दिमाग बिल्कुल साफ है। अगर कोई चीज उन्हें डरा रही है तो यह मां की समस्या नहीं है, यह पर की पर आ की समाजीतों का, बल्कि उस व्यक्ति की है। राजेश का चेहरा बदल गया। उसने अपना झबड़ा भींच लिया और अपनी मुट्ठी बना ली।
मुझे लगा कि वह हमला करेगा, लेकिन उसने बस अपनी लाल आंखों से मुझे बहुत देर तक घूरा, फिर रुक गया। फिर वह मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। दरवाजे के पटकने की धड़ाम आवाज से पूरी दीवारें हिल गईं। मैं हांफती हुई खड़ी रही। मेरे पैर इतने कमजोर हो गए थे कि मैं लगभग बैठ ही गई थी। मां तुरंत नीचे आई और मुझे गले लगा लिया। कांपती हुई आवाज में बोली, सुनीता, वह तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है? हे भगवान, यह बहुत डरावना है। मैंने मां को कसकर गले लगाया और उनकी पीठ सहलाई। मां, आप शांत रहिए, मैं उसे आपको चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। हालांकि मैं मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। राजेश अब वह पति नहीं था जिसे मैं जानती थी। वह एक और व्यक्ति बन गया था जो घिरा हुआ था, कर्ज में डूबा हुआ था, जिसका पीछा किया जा रहा था और जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की नहीं थी कि वह मेरे साथ क्या करेगा, बल्कि इस बात की थी कि वह मां के साथ क्या करता रहेगा। अगले दिन सुबह होने से पहले मैं उठ गई थी। मुझे राजेश के उठने से पहले अपनी योजना को अंजाम देना था। मैं किचन में गई और सामान्य रूप से नाश्ता बनाने का नाटक किया। मां चिंता से सीढ़ियों की ओर देखती रहीं। मैंने मां का हाथ पकड़ा। मां, अपना सामान पैक कर लीजिए, मैं आपको कुछ दिनों के लिए मौसी के घर छोड़ आऊंगी। मां चौंक गईं। सुनीता, तुम मुझे घर से निकाल रही हो? फिर तुम्हारा और मेरी नातिन का क्या होगा? मैंने तुरंत कहा। अगर मां पहले चली जाएंगी तो मैं यहां राजेश पर नजर रख सकती हूं, बस कुछ दिनों के लिए। मां ने डरी हुई आंखों से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, अगर तुम यहां उसके साथ अकेली रहोगी तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने मां के कंधे पर हाथ रखा और सख्ती से कहा, बल्कि अगर मां यहां रहेंगी तो यह सबसे खतरनाक होगा। अगर राजेश ने अपना आपा खो दिया तो मां उसका पहला निशाना होंगी। मैं बच सकती हूं, लेकिन मां नहीं। मां की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कांपते हुए सिर हिलाया। उनके आंसू मेरे हाथ की पीठ पर गिरे। लगभग 8 बजे बाद राजेश नीचे आया। वह थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने पहले मुझे देखा और पूछा, इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? मैंने हल्की मुस्कान के साथ नाश्ता तैयार किया। मां आज थकी हुई लग रही हैं, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ी देर और आराम करने को कहा। राजेश मां की ओर मुड़ा। मां, लगता है कल रात आप ठीक से सोई नहीं। मां ने डर से सिर झुकाया और धीरे से जवाब दिया, मैं ठीक हूं। राजेश ने सिर हिलाया, फिर दलिया के कटोरे को देखा जो मैंने मां के लिए तैयार किया था। आज मां दलिया खाएंगी, मैं ही कमरे में पहुंचा देता हूं। मां तुरंत पीछे हट गईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। नहीं, रहने दो, सुनीता कर देगी। मैंने तुरंत बीच में कहा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। राजेश ने मुझे कुछ सेकंड के लिए अजीब तरह से देखा, जैसे यह विश्लेषण कर रहा हो कि मैं ईमानदार हूं या नहीं। फिर उसने सिर हिलाया और अपनी शर्ट पहन ली। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले वह एक ऐसी मुस्कान के साथ मुड़ा जिसका मैं मतलब नहीं समझ सकी। सुनीता, आज रात मैं जल्दी घर आऊंगा, हम घर के बारे में बात जारी रखेंगे। यह सुनकर मां लगभग बेहोश हो गईं। मैंने जवाब दिया, हां, हम आज रात बात करेंगे। दरवाजा बंद हो गया। मैंने कुछ मिनट इंतजार किया ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वह सचमुच चला गया है। फिर मैं मां को उनके कमरे में ले गई और वह बैग निकाला जो मैंने सुबह से तैयार कर रखा था। मां, अब चलना होगा, मैंने टैक्सी बुला ली है। मां बेचैन थीं। अगर उसे पता चल गया और वह गुस्सा हो गया तो? कांपती हुई आवाज में मैंने मां के कंधे कसकर पकड़ लिए। बल्कि अगर मां चली जाएंगी तो मैं शांति से सबूत और सब कुछ सुलझाने का तरीका ढूंढ सकती हूं। अगर मां यहां रहेंगी तो मैं एक पल भी शांत नहीं रह सकती। मां ने मुझे बहुत देर तक गले लगाया और सिसकने लगी। सुनीता, कुछ बुरा मत होने देना। मैंने सिर हिलाया, मैं वादा करती हूं। टैक्सी आ गई। जब मैं मां को कार में बिठा रही थी तो मेरा दिल भारी महसूस हो रहा था। मैं बस प्रार्थना कर सकती थी कि मां सुरक्षित रहें। सुबह 10:30 बजे जैसे ही मैं घर लौटी, मेरा फोन बजा। एक अनजान नंबर से मैसेज था। श्रीमती सुनीता, यह सुरेश है। एक जरूरी बात है जो आपको जाननी चाहिए। वे कह रहे हैं कि अगर आज राजेश ने कर्ज नहीं चुकाया तो वे घर आ जाएंगे। मैं वहीं जम गई। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, सावधान रहना, राजेश अब पूरी तरह से घिर चुका है। मैं सोफे पर बैठ गई। ठीक उसी समय सामने के दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई, बहुत जोर से, 3 बार। मैं मुड़ी। मेरा दिल ठंडा पड़ गया। यह असंभव है। राजेश को गए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है। मैं कांपते हाथों से
दरवाजे के पास गई। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। एक बार फिर और जोर से दस्तक की आवाज, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे फटने वाला हो। बुखार वाले व्यक्ति की तरह कांपती हुई आवाज में मैंने पुकारा, कौन है? एक भारी और अजनबी आदमी की आवाज आई, दरवाजा खोलो, हम राजेश को ढूंढने आए हैं। मेरा पूरा शरीर जम गया। वे आ गए हैं और मैं इस घर में अकेली हूं। दरवाजे पर दस्तक की आवाज और तेज हो गई। जब भी वे मारते, घर का दरवाजा ऐसे हिलता जैसे टूट जाएगा। मैं दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी रही। दरवाजे का हैंडल इतनी जोर से पकड़े हुए थी कि मेरी उंगलियों के पोर सफेद हो गए थे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे फटने वाला हो। बाहर से उस आदमी की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और भी स्पष्ट और धमकी भरी, श्रीमती सुनीता, दरवाजा खोलिए, हम जानते हैं कि अंदर कोई है। ऐसा न हो कि हमें इसे तोड़ना पड़े। मैंने थूक निगला। मेरा गला रेत की तरह सूख गया था। मुझे जल्दी सोचना होगा। अगर मैंने दरवाजा खोला तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। अगर नहीं खोला तो मुझे नहीं पता कि वे क्या करेंगे। मैंने दरवाजे के बगल वाली खिड़की का पर्दा हटाया और एक छोटी सी दरार से झांका। घर के सामने दो आदमी थे। एक के बाल सुनहरे थे और गर्दन और हाथ पर टैटू थे। दूसरे ने काला मास्क पहना हुआ था, लंबा और पतला, लेकिन उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। वे ऐसे लोग नहीं थे जिनसे अच्छी तरह से बात की जा सकती थी। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखने की कोशिश की और पुकारा, मेरे पति घर पर नहीं हैं। अगर आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें फोन कर लीजिए। मुझे कुछ नहीं पता। बाहर से एक भयानक छोटी सी हंसी सुनाई दी। श्रीमती सुनीता, हम तो बस प्यार से बात करना चाहते हैं। आपके पति ने कर्ज लिया है और चुकाना नहीं चाहते, इसलिए हमें आना पड़ा। आप नहीं चाहेंगी कि मामला और बिगड़े, है ना? मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। मेरे पति के कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। कृपया यहां से जाइए। टैटू वाले आदमी ने दरवाजे पर मुक्का मारा। धड़ाम। उसकी आवाज गुर्राने जैसी थी। कोई लेना देना नहीं। जो पैसा हमने उधार दिया था वह राजेश ने इस्तेमाल किया। अब वह छिपा हुआ है तो उसकी पत्नी को चुकाना होगा। यही नियम है। कांपते हुए भी मैं डटी रही। बदतमीजी मत करो। इस घर के सामने सीसीटीवी लगा है। वह आदमी और जोर से हंसा। सीसीटीवी? तो क्या? हम तो बस दरवाजे के सामने बात कर रहे हैं। क्या कानून इसकी इजाजत नहीं देता? लेकिन अगर आपका पति नहीं चुकाएगा तो हमें उसकी संपत्ति जब्त करनी होगी। यह घर आपकी मां के नाम पर है ना? यह काफी अच्छा लग रहा है। उसी पल मेरे पैर कमजोर पड़ गए। वे सिर्फ कर्ज मांगने नहीं आए थे, वे हमारे घर पर नजर गड्ढाए हुए आए थे। वे बहुत कुछ जानते थे। या तो राजेश ने बताया था या उन्होंने खुद पता लगाया था। मैं कांपते हुए चिल्लाई, नहीं, यह घर मेरी मां का है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मास्क वाले आदमी की आवाज पहली बार सुनाई दी, बहुत ठंडी। हम घर को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। हमें बस राजेश से मिलना है और आप उसे छिपा रही हैं। मैं हाँफने लगी। नहीं, सच में वह काम पर जा चुका। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर एक ऐसा वाक्य कहा जिसने मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी, तो फिर दरवाजा खोलिए और हमें खुद जांच करने दीजिए। मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। अगर मैंने दरवाजा खोला तो मैं और मेरी बेटी खतरे में पड़ जाएंगे। कभी नहीं, मैं इसे कभी नहीं खोलूंगी। सहज रूप से मैं चिल्लाई, नहीं हो सकता। आपको हमारे घर में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। बाहर से एक व्यंग्यात्मक हंसी की आवाज आई। फिर दरवाजे के पास कदमों की आहट। टैटू वाले आदमी की आवाज सुनाई दी। इस बार वह धीमी फुसफुसाहट में गुर्रा रहा था। श्रीमती सुनीता, हम काफी विनम्र रहे हैं। अगर आज हम राजेश से नहीं मिले तो हम फिर आएंगे, और अगली बार हम इतने विनम्र होने की गारंटी नहीं देते। एक ठंडी हवा मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। अचानक वे दोनों चुप हो गए। दरवाजे की दरार से मैंने उनमें से एक को फोन उठाते देखा। मास्क वाले आदमी ने फोन अपने कान से लगाया। मैंने अपना ध्यान सुनने पर लगाया। उसने कहा, ओह ठीक है, अभी उसके घर के सामने हूं। क्या अभी वहां जाना है? ठीक है, सीधे वहीं आता हूं। उसने फोन बंद कर दिया और टैटू वाले आदमी को इशारा किया। दोनों दरवाजे से पीछे हटे, एक मोटर बाइक पर बैठे और चले गए। मैंने मोटर बाइक की आवाज दूर जाते हुए सुनी। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे सचमुच चले गए हैं, मैं फर्श पर बैठ गई, अपना सीना पकड़े हुए और हाँफने लगी। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या खबर मिली थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया था। मैं लड़खड़ाते हुए उठी, अपनी बेटी के कमरे में भागी और उसे गले लगा लिया।
वह अभी भी गहरी नींद सो रही थी, यह जाने बिना कि उसकी मां ने अभी अभी एक वास्तविक दुःस्वप्न का अनुभव किया है। मेरे हाथ जो उसके सिर को सहला रहे थे अभी भी कांप रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, उन्होंने राजेश को ढूंढ लिया है। अगर ऐसा है तो राजेश अब सचमुच खतरे में है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि वे राजेश को यहां घसीट कर ला सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। मुझे तैयार रहना होगा। लगभग 1 घंटे बाद मेरा फोन बजा, राजेश का नंबर। मैंने जल्दी से जवाब दिया, तुम कहां हो? राजेश की आवाज हाँफ रही थी, उसके आसपास हवा की आवाज आ रही थी। सुनीता, तुम घर पर हो? कोई आया था? नहीं। तुम ठीक हो? मुझे एक साथ गर्मी और ठंड महसूस हुई। 2 लोग तुम्हें ढूंढने आए थे। राजेश ने गाली दी, उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। हरामखोर, वे सच में आ गए। सुनीता, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी बेटी को लेकर अभी घर से बाहर निकलो, अभी के अभी। वहां मत रुको, समझी? मैंने फोन कसकर पकड़ लिया। आखिर तुमने किया क्या है कि वे यहां तक आ गए? वह हाँफ रहा था। जानने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं कह रहा हूं वह करो। हमारी बेटी को लेकर अभी निकलो। मैंने अपना जबड़ा भींच लिया। और मां का क्या? मैं मां को अकेला छोड़ दूं? राजेश एक पल के लिए चुप हो गया, फिर चिल्लाया, मां तो जा चुकी हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता? सुनीता, बहस मत करो, तुम्हारी जान खतरे में है। मैं चौंक गई। राजेश ने आगे कहा, जल्दी, उन्हें लग रहा होगा कि मैं घर में छिपा हूं। वे कभी भी वापस आ सकते हैं। अगर तुम वहां रहीं तो वे तुम्हें बंधक बना लेंगे ताकि मुझे चुकाने के लिए मजबूर कर सकें। मैं तुम्हें अपने साथ मरने नहीं दे सकता। मेरा गला रुंध गया। राजेश सचमुच डरा हुआ था। यह अब कोई धमकी या झूठे पति का अभिनय नहीं था। उसकी आवाज में शुद्ध भय था। उसने एक ऐसा वाक्य जोड़ा जिसने मेरे पूरे शरीर को जमा दिया, सुनीता, प्लीज उनके हाथ मत लगना। अगर पकड़ी गई तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं स्तब्ध खड़ी रही। मेरा दिमाग उलझन में था। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना राजेश चिल्लाया, अभी निकलो, कुछ मत ले जाना। अपनी बेटी को गोद में उठाओ और बस निकल जाओ। उनके आने से पहले मैं हांफने लगी। तुम कहां हो? राजेश की आवाज टूट गई। भाग रहा हूं, वे पीछे हैं, मैं रखता हूं। फिर टूट की आवाज आई। फोन मेरे हाथ से गिर गया। मैंने अपना सीना पकड़ लिया। सांस नहीं ले पा रही थी। राजेश का पीछा किया जा रहा है और मैं इस घर में हूं जहां वे कभी भी आ सकते हैं। मैं कमरे में गई और अपनी सोती हुई बेटी को गोद में उठा लिया। जब मैंने चारों ओर देखा तो मैं सबसे भयानक सच्चाई को महसूस करके बुरी तरह चौंक गई। पीछे का दरवाजा थोड़ा खुला था और पिछवाड़े से लेकर गलियारे तक कीचड़ वाले जूतों के निशान थे। मैं अपनी बेटी को गोद में लिए पीछे हटी। मेरा पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे मैं बेहोश होने वाली हूं। कोई घर के अंदर आ चुका है और वह अब कहां है? ठीक उसी पल लिविंग रूम की बत्ती एक बार झपकी और पटक की आवाज के साथ बुझ गई। लिविंग रूम की बत्ती पटक की आवाज के साथ बुझ गई और पूरा घर एक घुटन भरे अंधेरे में डूब गया। मैं पहली मंजिल के गलियारे में स्तब्ध खड़ी थी, अपनी बेटी को कसकर गले लगाए हिल भी नहीं पा रही थी। मेरा दिल एक ड्रम की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे कानों में गूंज रहा था। मेरी सारी इंद्रियां एक खींचे हुए धनुष की डोरी की तरह तन गई थीं। मैं अपनी सांसें सुन सकती थी और ऐसा लगा जैसे किसी और की सांसें भी। मेरी पीठ पर बहने वाली ठंडी हवा ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां केवल घना अंधेरा था। हालांकि मैं इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। मैं अकेली नहीं थी, इस घर में कोई और था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर पीछे हटी, सावधान रहते हुए कि कोई आवाज न हो। जब मेरी बेटी अचानक हिली और रोने लगी तो मैंने डर से उसका मुंह बंद कर दिया। अगर वह रोती, अगर वह एक भी आवाज निकालती तो मुझे नहीं पता कि क्या होता। किचन की दिशा से एक छोटी क्लिक की आवाज आई। मैं वहीं जम गई, जैसे किसी ने अलमारी का दरवाजा छुआ हो या कोई बहुत हल्की चीज गिराई हो। लेकिन इस शांत घर में वह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मेरे पूरे शरीर में कंपकंपी छूट गई। मैंने एक गहरी सांस ली, कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला और उसकी स्क्रीन चालू की। उस धीमी रोशनी ने मेरे दिल की धड़कन और तेज कर दी। मैंने दीवार पर लगे लाइट के स्विच को दबाने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली, किचन की लाइट भी नहीं। किसी ने जानबूझकर नीचे की मंजिल का मुख्य स्विच बंद कर दिया था।
दूसरी मंजिल अभी भी रोशन थी क्योंकि बेडरूम से हल्की रोशनी अभी भी दिखाई दे रही थी। इसका मतलब था कि कोई नहीं चाहता था कि मैं ऊपर या बाहर भागूं। वह मुझे फंसाना चाहता था। मैंने अपनी बेटी को और कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी सांसें नियमित हैं। इतना अंधेरा था कि मैं उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, बस उसकी हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं। सीढ़ियों के नीचे तक पीछे हटने के बाद मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सिर उठाया कि बेडरूम की लाइट अभी भी जल रही है। हाँ, अभी भी जल रही थी। शायद वहां भागना ज्यादा सुरक्षित होगा। मैं दरवाजा बंद करके मदद के लिए बुला सकती हूं, लेकिन वह सीढ़ी किचन से कुछ ही कदम दूर थी। अगर वह व्यक्ति किचन में है तो वह किसी भी समय बाहर कूद सकता है। फिर से एक आवाज आई, इस बार और भी स्पष्ट, जैसे किसी के पैर फर्श की टाइलों पर घिसट रहे हों। मैं हांफने लगी। मैं यहां इंतजार नहीं कर सकती। अपनी बेटी को गले लगाए मैंने अपना शरीर नीचे किया और पहली सीढ़ी पर कदम रखा। एक बिल्ली से भी ज्यादा शांत। कदम दर कदम मैंने चढ़ते समय अपनी सांस रोके रखी। मैंने दूसरी और तीसरी सीढ़ी चढ़ने तक लगभग सांस नहीं ली, लेकिन जैसे ही मेरा पैर चौथी सीढ़ी पर पड़ा, किचन से एक जोरदार आवाज आई। किसी ने एक कढ़ाई गिरा दी थी। शांत घर में गूंजती तेज धातु की आवाज ने मुझे इतना चौंका दिया कि मैं लगभग गिर ही गई थी। मेरी गोद में मेरी बेटी रो पड़ी और ठीक उसी पल किचन से तेज और दृढ़ कदमों की आवाज साफ सुनाई दी। मेरे सिर में एक चीख गूंजी, भागो। बिना सोचे समझे मैं अपनी बेटी को गोद में लिए सीढ़ियों पर दौड़ पड़ी। जीवन में मैं कभी इतनी तेज नहीं दौड़ी थी। मेरी बेटी चीख रही थी और उसकी चीखों ने मेरे पैरों को और भी कंपा दिया। नीचे से कदमों की आहट मेरा पीछा कर रही थी, सीढ़ियों पर और करीब आती जा रही थी। सीढ़ियों के बीच में मैंने पीछे मुड़कर देखा और एक काली छाया देखी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक ऊंची और मजबूत शरीर वाली छाया की तरह की आकृति जो मेरा बेरहमी से पीछा कर रही थी। मैं चिल्लाई, बचाओ, लेकिन पड़ोसियों के घर दूर थे और दरवाजे बंद थे। किसी ने नहीं सुना। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर मैं बेडरूम में दौड़कर घुस गई और दरवाजा पटक दिया। धड़ाम। मैंने तुरंत उसे बंद कर दिया। मेरे हाथ इतने बुरी तरह कांप रहे थे कि चाबी कई बार छूट गई, इससे पहले कि आखिरकार वह लग गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उस पर जोर जोर से पीटने की आवाज आई। धड़ाम धड़ाम। दरवाजा बुरी तरह हिल रहा था। मेरा बच्चा चीख चीख कर रो रहा था। मैं उसे गले लगाकर फर्श पर बैठ गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरा चेहरा ठंडे पसीने से भीग गया था। दरवाजे के बाहर से एक नीची और कर्कश आदमी की आवाज आई, श्रीमती सुनीता, दरवाजा खोलिए। मैं जानता हूं कि आप अंदर हैं। यह आवाज राजेश की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी सांस रोके रखी, अपनी बेटी को कसकर गले लगाया, उसे शांत करने के लिए फुसफुसाया, मत रो बेटा, मत रो। दरवाजे पर पीटने की आवाज और तेज हो गई, जैसे वह उसे तोड़ना चाहता हो। श्रीमती सुनीता, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा, दरवाजा खोलिए। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी, शांत नहीं। यह किसी अच्छे इरादे वाले व्यक्ति की आवाज नहीं थी। मैं दरवाजे से दूर हट गई, अलमारी की ओर बढ़ी। मैंने अलमारी खोली, अलमारी खोली, मैंने अलमारी खोली। अपनी बेटी के साथ अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। सांस लेने के लिए बस एक छोटी सी दरार छोड़ी। अंधेरे में मैंने अपनी बेटी को गले लगाया और उसके कान अपने दोनों हाथों से बंद कर लिए। बेडरूम का दरवाजा अभी भी पीटा जा रहा था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मैं इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, उस आदमी को अंदर मत आने देना, कभी नहीं। तू, आपका आपका आप। मैंने अपना कान अलमारी के दरवाजे से लगाया। बाहर कदमों की आहट सुनने लगी। वह बेडरूम के दरवाजे के सामने एक पल के लिए रुका, फिर अचानक खामोशी छा गई। इतनी खामोशी कि मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी। मैं इतनी डर गई थी कि मैं जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, न कदमों की आहट, न दरवाजा पीटने की आवाज, न कोई और आवाज। क्या वह चला गया है या वह दरवाजे के सामने इंतजार कर रहा है? मेरे लापरवाह होने का इंतजार कर रहा है। मैंने अलमारी का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। मुझे लगा कि अगर मैं बाहर निकली तो वह सीधे मुझ पर झपट पड़ेगा। कितना समय बीत गया? 10 मिनट, 30 मिनट। अचानक नीचे की मंजिल से तेज और हड़बड़ी में कदमों की आवाज आई, फिर किसी के सामने का दरवाजा खोलने और अंदर दौड़ने की आवाज। सुनीता, सुनीता, तुम कहां हो?
वह राजेश था। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी, उसकी सांसें फूल रही थीं। वह सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ आया, टूटी हुई आवाज में चिल्ला रहा था, सुनीता, हमारा बच्चा कहाँ है? दरवाजा खोलो। मैं अलमारी के अंदर अकड़कर खड़ी रही। राजेश ने बेडरूम का दरवाजा जोर जोर से पीटा। सुनीता, यह मैं हूं, दरवाजा खोलो। जैसे ही मैं खड़ी होने वाली थी, अलमारी के नीचे से एक छोटी सी आवाज आई, जैसे कोई अलमारी के ठीक सामने खड़ा हो, कोई मेरे और राजेश के बीच था। ठीक उसी पल राजेश ने दरवाजे के बाहर से जोर से चिल्लाया, सुनीता, दरवाजा मत खोलना, उस कमरे के अंदर कोई है। मैं वहीं जम गई, इतनी हैरान और डरी हुई कि मैं कुछ कह नहीं सकी। राजेश अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह मुझे दरवाजा खोलने से रोक रहा था, क्योंकि कमरे के अंदर कोई और था और वह व्यक्ति मेरी अलमारी के ठीक सामने खड़ा था। राजेश की चीख मेरे कानों में बिजली की तरह गूंजी, सुनीता, दरवाजा मत खोलना, उस कमरे के अंदर कोई है। मैं अलमारी के अंदर जम गई, मेरा दिल जैसे फटने वाला हो। मेरा पूरा शरीर सिर से पैर तक ठंडे पानी से भीग गया था। मैंने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया, उसका सिर दबाया ताकि वह जरा भी आवाज न करे। वह भी मेरा डर महसूस कर रही थी। उसके छोटे कंधे रोने को रोकते हुए कांप रहे थे। दरवाजे के बाहर राजेश पूरी ताकत से पीट रहा था, सुनीता, मेरी बात सुनो, अलमारी से बाहर मत निकलना, कभी बाहर मत निकलना। और कमरे के अंदर मेरी अलमारी के ठीक बगल में बस एक पतली लकड़ी के दरवाजे से अलग एक धीमी और भारी सांस की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक भारी सांस जैसे रोकी जा रही हो। वह सांस मेरी नहीं थी, मेरी बेटी की नहीं थी, वह उसकी थी। वह कमरे के अंदर था, मेरे और दरवाजे के बीच। मैं एक शिकार की तरह अलमारी में फंस गई थी। बेडरूम का दरवाजा अभी भी पीटा जा रहा था, सुनीता, अगर तुम अभी बाहर निकली तो तुम मर जाओगी, समझी? मैं जवाब देना चाहती थी, मैं चिल्लाना चाहती थी कि मैं अलमारी के अंदर हूं, लेकिन मेरा मुंह बंद हो गया था, इस डर से कि अगर मैंने अपना मुंह खोला, अगर मैंने जरा भी आवाज की, तो वह आदमी मुझे तुरंत ढूंढ लेगा। मैंने अपनी बेटी को इतनी जोर से गले लगाया कि मेरी बांह सुन्न हो गई। मेरा दिल एक फंसे हुए जानवर की तरह बेतहाशा धड़क रहा था। अचानक अलमारी के दरवाजे के ठीक बगल में एक छोटी सस की आवाज आई। मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरी बेटी धीरे से सिसकी और मैंने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। अलमारी के दरवाजे के बाहर उस आदमी की सांस और भी स्पष्ट हो गई, एक लंबी सांस, जैसे वह कुछ सुनने और महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अंधेरे में आंसू बह रहे थे। अलमारी इतनी अंधेरी थी कि मैं कुछ नहीं देख सकती थी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे कितनी दूर है। क्या वह मुझे यहां बैठे देख रहा है, या अगले कुछ सेकंड में वह क्या करने वाला है? बाहर राजेश चिल्ला रहा था, सुनीता, मेरी बात सुनो, बाहर मत निकलना, उसके पास चाकू है। मैंने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि खून निकलने लगा। हालांकि मैंने उसे नहीं देखा था, मैं जानती थी, मैं इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उसके पास कुछ था और मैं उससे बस एक पतले दरवाजे से अलग थी। अचानक राजेश के पीटने की आवाज बंद हो गई। मैं चौंक गई। पूरी तरह से खामोशी, जैसे राजेश को रोक दिया गया हो, घसीटा गया हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जिससे वह अचानक चुप हो गया हो। मैं उसे बुलाना चाहती थी, लेकिन अगर मैंने आवाज की, अगर मैं जरा भी हिली, तो कमरे के अंदर का आदमी निश्चित रूप से मेरी स्थिति जान जाएगा। मैंने अपना सीना पकड़ लिया, कोशिश कर रही थी कि जरा भी सांस की आवाज न निकले। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मैं समय का हिसाब खो चुकी थी। फर्श पर घिसटते हुए भारी और धीमे कदमों की आवाज आई। वे कदम धीरे धीरे दरवाजे की दिशा से अलमारी की ओर आ रहे थे। उसका हर कदम मेरे दिल पर पड़ने जैसा महसूस हो रहा था। मैं चिल्लाना चाहती थी, राजेश जी, मदद करो, लेकिन नहीं कर सकी। मैं बुरी तरह कांप रही थी। थक की आवाज आई और एक हाथ ने अलमारी का दरवाजा छुआ। लकड़ी पर नाखून या किसी कठोर चीज के खरोंचने की आवाज आई। खट खट खट। अलमारी का दरवाजा थोड़ा हिलने लगा। उसने दरवाजा छुआ है। वह जानता है कि मैं यहां हूं। खुद को चिल्लाने से रोकने के लिए मैंने अपनी कमीज की आस्तीन को जोर से काटा। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खींचा गया, बहुत धीरे धीरे। मैं इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी। ठीक उसी पल धड़ाम, बेडरूम का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। राजेश की चीख सुनाई दी, सुनीता, अलमारी में छिप जाओ, बाहर मत निकलना। कुछ के फर्श पर गिरने की आवाज आई, एक तेज धातु की आवाज।
एक अजनबी आदमी की गुर्राने की आवाज। तूने मेरा पीछा करने की हिम्मत कैसे की? एक भयंकर लड़ाई की आवाज आई। कुर्सी उलटी, गिलास टूटा, कोई दीवार से टकराया। मेरी बेटी चौंक गई और अलमारी में रोने लगी। मैंने उसे गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। राजेश चिल्लाया, सुनीता, हमारे बच्चे को कसकर पकड़ो, कभी बाहर मत निकलना। वह आदमी एक पागल की तरह हांफते हुए चिल्लाया, कहां भागेगा तू? पहले तुझे मारूंगा, फिर तेरी बीवी को। यह सुनकर मैंने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि खून निकलने लगा। शोर शराबे के बीच राजेश के दर्द से कराहने की आवाज आई। आह! पिटाई और टक्कर की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे घर गिरने वाला हो। फिर धड़ाम की आवाज आई। उनमें से एक फर्श पर गिर गया। मैंने अपनी बेटी का मुंह बंद किया और अपना ध्यान सुनने पर लगाया। कौन गिरा, राजेश या वह आदमी? मैंने सांस रोके रखी। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कोई आवाज नहीं। अचानक एक हाथ ने अलमारी का दरवाजा जोर से पकड़ लिया। मैं लगभग बेहोश हो गई। कौन है? दरवाजे के बाहर सांसें भारी और तेज थीं। मैं यह नहीं पहचान पा रही थी कि यह राजेश की सांस है या उस आदमी की। कांपती हुई आवाज में मैंने फुसफुसाया, राजेश जी, क्या आप हैं? कोई जवाब नहीं। बाहर के हाथ ने अलमारी का दरवाजा बेरहमी से खोला। स्रैक! मैं अपनी बेटी को गले लगाए और अंदर सिमट गई। मेरा दिल जैसे फटने वाला हो। बाहर से आने वाली रोशनी ने अलमारी के दरवाजे को रोकने वाले व्यक्ति की एक छाया दिखाई। लंबा, मजबूत शरीर, उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे। मैं चिल्लाई, नहीं, मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाना। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, जैसे मुझे छूना चाहता हो। मैं कांपने लगी और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन फिर एक परिचित, दर्द से भरी आवाज सुनाई दी, सुनीता, यह मैं हूं। मैंने अपनी आंखें खोलीं। राजेश मेरे सामने खड़ा था। उसके माथे से खून बह रहा था। उसके होंठ सूजे हुए थे और उसके कंधे का कपड़ा फटा हुआ था। मैं रो पड़ी। आप ठीक हैं? वह आदमी। राजेश हाँफ रहा था, मुझे ऐसी डरी हुई आंखों से देख रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थीं। सुनीता, हमें अभी यहां से निकलना होगा, वरना वे वापस आ जाएंगे। वह अकेला नहीं था। कांपती हुई आवाज में मैंने पूछा, और मां का क्या? राजेश ने सीधे मेरी आंखों में देखा और एक रूखी आवाज में कहा, सुनीता, मेरी बात सुनो। अभी हमारी जान मां से ज्यादा जरूरी है। मैं वहीं जम गई। वह वाक्य सामान्य नहीं था। वह वाक्य अनजाने में नहीं कहा गया था। ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ और छिपा हो। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मां को कुछ हुआ है? राजेश ने अपना जबड़ा भींच लिया। उसके माथे से खून बहकर उसके गाल तक आ गया था। फिर उसने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने मुझे वहीं जमा दिया, सुनीता, मैं सच कहूंगा मां के बारे में। वह एक हादसा था। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे हाथ कमजोर पड़ गए। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था। बाथरूम से कीटाणुनाशक की हल्की गंध आ रही थी और राजेश के कपड़ों पर भूरे रंग का धब्बा था। उसने क्यों कहा कि यह एक हादसा था? आखिर हुआ क्या था? राजेश ने मुझे निराश आंखों से देखा। सुनीता, तुम्हारी मां अब मौसी के घर पर नहीं है। मैं फर्श पर बैठ गई, अपनी बेटी को गले लगाए। मैं कुछ नहीं कह सकी। मेरी मां कहां गई? और राजेश ने क्यों कहा कि यह एक हादसा था? कमरा घूमने लगा। सब कुछ धुंधला हो गया। राजेश हांफता हुआ पास आया और मेरे कंधे पकड़े। सच में मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। रुकी हुई सांसों के साथ मैंने उसे देखा। तुमने मेरी मां के साथ क्या किया? कमरा घूमने लगा और मेरे कानों में हजारों मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। मेरे पैर इतने कमजोर हो गए थे कि मैं लगभग बैठ ही गई थी। राजेश अभी भी पीले चेहरे के साथ खड़ा था। उसके माथे से खून की एक कसकर लंबी लकीर उसके ठोड़ी तक आ गई थी। उसकी नजरें अब पहले की तरह क्रूर नहीं थीं, बल्कि उनमें डर और निराशा भरी हुई थी, जैसे कोई सब कुछ खोने वाला हो। बड़ी मुश्किल से मैंने सांस ली और एक एक शब्द कहा, तुमने मेरी मां के साथ क्या किया? राजेश ने सिर झुका लिया। उसके कंधे धीरे धीरे कांप रहे थे। वह जैसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उन शब्दों को कहने से डर रहा था। मैं टूटी हुई आवाज में चिल्लाई, बोलो। मेरी बेटी डर से चीख पड़ी और रोने लगी। मैंने उसे शांत करते हुए राजेश को घूरा। मेरा दिल दर्द से धड़क रहा था। राजेश फर्श पर बैठ गया, अपना सिर ऐसे पकड़े हुए जैसे कोई थका हुआ और हांफता हुआ हो। सुनीता, मैंने मां को चोट नहीं पहुंचाई। मैं कसम खाता हूं,
कि मैंने उनके एक बाल को भी नहीं छुआ। उस पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के अलावा मैंने उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई। मैं गलत था, लेकिन मैंने हद पार नहीं की। मेरा गला रुंध गया, आंसू लगातार बह रहे थे। तो फिर तुमने क्यों कहा कि यह एक हादसा था? तुमने क्यों कहा कि मां मौसी के घर पर नहीं है? राजेश ने लाल आंखों से अपना सिर उठाया, क्योंकि मां 1 घंटे से भी पहले मौसी का घर छोड़ चुकी थी। मैं वहीं जम गई। क्या? राजेश ने घबराहट में आगे कहा। मुझे भी नहीं पता कि मां कहां गई। मैं अभी अभी मौसी के घर यह सुनिश्चित करने गया था कि वह सुरक्षित हैं, लेकिन मौसी ने कहा कि मां जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता थी कि तुम यहां अकेली हो, इसलिए वह घर आ गई। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे शरीर का सारा खून जैसे सूख गया हो। मेरी मां घर आ गई। ठीक उसी समय जब वह अजनबी आदमी घुसा था, ठीक उसी समय जब मैं घिर गई थी। मैं हकलाने लगी, लेकिन मां के पास चाबी नहीं है। वह अंदर कैसे आई? राजेश ने एक रुंधी हुई आवाज में कहा। सुनीता, मां पीछे के दरवाजे से अंदर आई। जब मैं पहुंचा तो पीछे का दरवाजा खुला था और उनके जूतों के निशान साफ थे। मुझे लगता है 9 में संता था और उनके जूतों के निशान साफ थे। मां घर में ठीक उसी समय घुसी जब वे कर्ज वसूलने वाले आए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, पीछे का दरवाजा जो थोड़ा खुला था, कीचड़ वाले जूतों के निशान घर के अंदर तक। वह किसी घुसपैठिए के निशान नहीं थे, वह मां के निशान थे। मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। राजेश ने धीरे से कहा, जैसे उसे डर हो कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। सुनीता, वह आदमी घर में तुम्हें ढूंढने नहीं आया था, वह मुझे ढूंढने आया था। लेकिन अगर मां ठीक उसी समय अंदर आ गई। मैंने अपनी चीख को गले में ही रोक लिया। नहीं, यह असंभव है। राजेश ने मेरे कंधे पकड़े और कांपती हुई आवाज में कहा, सुनीता, मैं मां को नहीं ढूंढ पाया। मैंने पूरी पहली मंजिल, लिविंग रूम, किचन में ढूंढ लिया, वह कहीं नहीं है। मैं हाँफने लगी। क्या तुमने ठीक से ढूंढा है? हाँ, पिछवाड़ा, सामने का आंगन, गली, सब कुछ ढूंढ लिया। वह नहीं है सुनीता। मां घर में घुसी, लेकिन किसी ने उन्हें बाहर जाते नहीं देखा। मेरा सिर फटने को था। खुद को गिरने से बचाने के लिए मैंने अपनी बेटी को और कसकर गले लगा लिया। हवा चिपचिपी महसूस हो रही थी। कांपती हुई आवाज में मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मां अब कहां है? राजेश ने अपने होंठ काटे। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। सुनीता, मुझे लगता है मां ने उनके दरवाजा पीटने की आवाज सुनी और कहीं छिप गई और फंस गई या कहीं बेहोश हो गई। मैं उछलकर खड़ी हो गई। नहीं, मेरी मां मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। अगर उन्हें पता होता कि घर में कोई है तो वह जरूर मेरे कमरे में आती। राजेश ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं हो सकता। जब मैं अंदर आया तो सीढ़ियां साफ थीं, कोई पैरों के निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। अगर मां ऊपर आती तो मैं जरूर देखता। मैं लगभग चिल्ला पड़ी। तो फिर मेरी मां कहां है? मेरी बेटी डर से मेरे गले से कसकर लिपट गई और रोने लगी। राजेश हाँफ रहा था। सुनीता, हमें पहले यहां से निकलना होगा। वे वापस आएंगे, प्लीज। अब यहां मत रुको। मां ठीक होंगी। उन्हें खुद को बचाना आता है। वह जरूर उनसे बच निकली होंगी। अब जो जरूरी है वह तुम और हमारा बच्चा है। मैंने उसका हाथ झटक दिया। नहीं, मेरी मां इस घर में कहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राजेश उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सुनीता, हमारे पास समय नहीं है। हमारा बच्चा छोटा है, तुम्हें उसे बचाना होगा। मैं डेसेस्पोर में चिल्लाई, लेकिन मेरी मां। राजेश ने मुझे इस तरह देखा जैसे उसे अभी अभी किसी ने मारा हो। वह घुटनों के बल बैठ गया, मेरे घुटनों पर हाथ रखे और एक रुंधी हुई आवाज में कहा, सुनीता, प्लीज इस एक बार मेरी बात समझो। अगर वे वापस आए तो वे पहले तुम्हें घसीटेंगे, क्योंकि तुम ही अकेली हो जिसे मैं खो नहीं सकता। मैं वहीं जम गई। मेरी बेटी सिसक रही थी, अपना चेहरा मेरे कंधे में छिपाए। हवा शीशे की तरह भारी महसूस हो रही थी। अचानक पहली मंजिल से एक छोटी सी आवाज आई, जैसे हवा दरवाजे से टकराई हो, लेकिन सामने के दरवाजे से नहीं, बल्कि सीढ़ियों के नीचे वाले स्टोर रूम के दरवाजे से। राजेश ने अपनी सांस रोक ली। मैंने भी। हमने बिना शब्दों के एक दूसरे को देखा, लेकिन हमारी आंखों में एक ही विचार था, कोई या कुछ उस स्टोर रूम में है। मैं हकलाने लगी, क्या वह आदमी अभी भी घर में है? राजेश धीरे धीरे उठा, अपना कान बेडरूम के दरवाजे से लगाकर सुनने लगा। कुछ सेकंड बाद वह और भी पीले चेहरे के साथ मुड़ा। वह नहीं है। उस आदमी की सांसें भारी और तेज थीं। यह आवाज छोटी और कमजोर है।
मैंने अपना सीना पकड़ा और रो पड़ी। वह मां है। राजेश ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी, मुझे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से फुसफुसाया, हो सकता है, लेकिन पहले मैं नीचे जाता हूं। मैं इतनी डर गई थी कि लगभग बेहोश हो गई थी। मैंने उसकी बांह पकड़ी। सावधान रहना। राजेश ने सिर हिलाया। उसने बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खोला, फिर सीढ़ियों से सावधानी से नीचे उतरा जैसे बर्फ पर चल रहा हो। मैं अपनी बेटी को गोद में लिए कमरे में खड़ी रही। मेरा दिल दर्द से धड़क रहा था। राजेश की फुसफुसाहट सुनाई दी, सुनीता, मैं नीचे हूं, बाहर मत निकलना। फिर वह स्टोर रूम के दरवाजे के पास गया। मैंने अपनी सांस रोक ली। राजेश ने अपना हाथ स्टोर रूम के दरवाजे के हैंडल पर रखा और एक गहरी सांस ली। फिर धड़ाम, उसने दरवाजा जोर से खोला। मैं चौंक गई और अपनी बेटी को और कसकर गले लगा लिया। नीचे की मंजिल से राजेश की चीख सुनाई दी। उसकी आवाज इतनी घबराई हुई थी कि लगभग एक चीख जैसी थी। सुनीता, जल्दी नीचे आओ। मैं कांपते हुए अपनी बेटी को गोद में लिए सीढ़ियों से नीचे भागी। सीढ़ियों के अंत में पहुंचकर मैंने राजेश को झुके हुए देखा। उसके दोनों कांपते हाथ एक छोटी सी आकृति को सहारा दे रहे थे जो ठंडे फर्श पर सिमटी हुई पड़ी थी। वह मेरी मां थी। वह बेबस पड़ी थी, धूल से सनी। उनके सफेद बाल बिखरे हुए थे, उनका चेहरा पीला था, उनकी दोनों आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी सांसें बहुत कमजोर थीं। मैं दौड़कर घुटनों के बल बैठ गई। मां, मां, होश में आओ। मां का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैं एक छोटे बच्चे की तरह रो पड़ी। राजेश ने पीले चेहरे और कांपती हुई आवाज में कहा, सुनीता, शांत हो जाओ। मां डर के मारे बेहोश हो गई। वह यहां छिपी हुई थी। मैंने मां के कंधे पकड़े। आंसू उनके बालों को भिगो रहे थे। माफ करना सुनीता। मां, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप घर आ गई हैं। मां का हाथ थोड़ा हिला। उन्होंने अपनी आंखें खोली, मुझे देखा और कांपते होठों से कहा, सुनीता, तुम और मेरी नातिन भाग जाओ। वह आदमी। मां की आवाज टूट गई। उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मां ने बड़ी मुश्किल से फुसफुसाया, सुनीता, वह आदमी सिर्फ राजेश को नहीं ढूंढ रहा है, वह घर के कागजात भी ढूंढ रहा है। मेरा पूरा शरीर जम गया। राजेश भी अकड़ा हुआ और पीला था। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, मां हाफने लगी और अपने आखिरी शब्द कहे, ऐसे शब्द जिन्होंने मुझे महसूस कराया कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई है। सुनीता, जो आदमी घर में घुसा था वह कर्ज वसूलने वाला नहीं है, बल्कि वह आदमी है जो पहले तुम्हारे पिता के साथ काम करता था। मैं वहीं जम गई। मेरे पिता जो मर चुके हैं, जिन्होंने यह घर विरासत में दिया था। राजेश हैरान रह गया। मैंने मां के कंधे पकड़े और चिल्लाई, मां, आपका क्या मतलब है? कौन है वह आदमी? मां हाफने लगी, एक अस्पष्ट वाक्य छोड़कर, लेकिन जिससे पीठ में सिहरन दौड़ गई। वह आदमी जो बहुत पहले से इस घर पर नजर गड़ाए हुए है। फिर मां बेहोश हो गई। ठीक उसी पल जो कुछ भी मैं इस घर के बारे में, पिता, मां और राजेश के बारे में जानती थी, वह धुंधला हो गया और मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई सिर्फ राजेश में नहीं है। सच्चाई और भी गहरी और भी अंधेरी है और मैं बस उसे छूने ही वाली थी। मैंने मां को कसकर गले लगा लिया। उनकी हल्की सांसों को सुनकर मुझे लगा जैसे मेरा दिल निचोड़ा जा रहा हो। वह बेहोश होने से पहले अपने आखिरी शब्द कहने में कामयाब रहीं और उनकी बांह ठंडे फर्श पर कमजोर पड़ गई। कांपती हुई आवाज में मैं उन्हें हिलाती रही, मां, मां, मेरी बात सुनो, अपनी आंखें खोलो, मां। राजेश हमारे बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह मां की सांसें ठीक से जांच नहीं पा रहा था। उसने मुझे डर से भरी आंखों से देखा। सुनीता, हमें मां को अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी। यह गंभीर है। मैं लगातार सिर हिलाती रही। आंसू मां के हाथ की पीठ पर गिरे। राजेश ने मां को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी कमजोर थीं कि उनका शरीर झुक गया। मेरी बेटी रो रही थी और मेरे गले से लिपट गई थी। मैंने उसे शांत करते हुए राजेश की हर हरकत को डर से देखा। लेकिन ठीक उसी समय जब राजेश मां को गोद में उठाकर सामने के दरवाजे की ओर दौड़ने वाला था, फिर से दस्तक की आवाज आई, खटखट। हम दोनों वहीं जम गए। कर्ज वसूलने वालों की तरह शोर शराबे वाली आवाज नहीं। यह दस्तक धीमी, भारी थी, जैसे कोई बहुत आत्मविश्वास से खटखटा रहा हो। मां एक पल के लिए होश में आई। उन्होंने अपनी आंखें हल्की सी खोलीं। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने मेरी कमीज पकड़ी और ऐसी आवाज में फुसफुसाया जिसे सिर्फ मैं ही सुन सकती थी, सुनीता,
मत खोलना, मत खोलना। मैंने अपनी सांस रोक ली। राजेश ने मां को सोफे पर लिटाया, मुझे चुप रहने का इशारा किया, फिर धीरे धीरे सामने के दरवाजे के पास गया। उसने उसे नहीं खोला बल्कि कीहोल से झांका। कुछ सेकंड बाद राजेश चौंक गया और पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह जल्दी से मेरे पास आया और धीरे से लेकिन घबराहट में कहा, सुनीता, आवाज मत करना। बाहर जो आदमी है वह वही है जो अभी घर में घुसा था। मेरा पूरा शरीर जैसे लकवा मार गया हो। वह मेरी अपेक्षा से जल्दी वापस आ गया था। राजेश घबरा गया और चारों ओर देखने लगा। उसे जरूर लग रहा है कि मैं यहीं छिपा हूं। अगर कोई जवाब नहीं देगा तो शायद वह सोचेगा कि यह घर खाली है। अगर हमने आवाज की तो वह सीधे दरवाजा तोड़ देगा। मैं बुरी तरह कांप रही थी। मां सोफे पर लेटी थीं। उनकी सांसें एक धागे की तरह पतली थीं। मेरा बच्चा डरा हुआ था। उसका चेहरा नीला पड़ गया था। मैंने अपना हाथ उसके मुंह पर रखा और फुसफुसाया, चुप रहो बेटा, प्लीज। दरवाजे के बाहर से उस आदमी की आवाज कर्कश और भारी थी। राजेश, मैं जानता हूं कि तू अंदर है, मेरे साथ खेलना चाहता है, हैं? अभी तो मुझे मारने की हिम्मत कर रहा था। मर्द की तरह बाहर निकल, बात करते हैं। मैंने अपना चेहरा अपनी बेटी के सिर में छिपा लिया। आंसू उसके कंधे को भिगो रहे थे। उस आदमी की आवाज चाकू की तरह कानों में चुभ रही थी। वह दरवाजा पीटता रहा, लेकिन इस बार जल्दबाजी में नहीं, जैसे उकसा रहा हो और इंतजार कर रहा हो। राजेश, दरवाजा खोल। अगर तूने खोला तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, अगर नहीं तो मैं इस घर को तबाह कर दूंगा। राजेश ने अपना मुंह बंद कर लिया ताकि जरा भी सांस की आवाज न निकले। उसने मुझे इस तरह देखा जैसे विनती कर रहा हो कि आवाज न करूं। मां हिली नहीं, लेकिन उनका हाथ अभी भी मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए था। हम तीनों ने अपनी सांसें रोके रखीं। अचानक उसके शब्दों ने मेरी पीठ में सिहरन दौड़ा दी। मैं जानता हूं कि अंदर कोई है। मैंने अभी अभी एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनी। राजेश, तू मुझे बेवकूफ समझता है? मेरी बेटी धीरे से सिसकी। मैंने उसका मुंह और जोर से बंद कर दिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने दरवाजा और जोर से पीटा और गाली दी, हरामखोर, हम कितनी दूर से तेरा पीछा करके आए हैं और तू यहां छिप गया। दरवाजा खोल। किसी ने जवाब नहीं दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, आखिरकार उसने एक ऐसा वाक्य कहा जो पत्थर की तरह भारी था। ठीक है, मैं तुझे 30 मिनट देता हूं। अगर 30 मिनट में बाहर नहीं निकला तो मैं वापस आऊंगा और इस बार मैं दरवाजा तोड़कर तेरे घर का सामान तहस नहस कर दूंगा। उसके कदमों की आवाज दूर जाने लगी। एक मोटर बाइक के स्टार्ट होने की आवाज आई, फिर वह जोरदार आवाज के साथ चली गई। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह वापस आएगा 30 मिनट में। मैं हांफने लगी। राजेश जी, अब क्या? हम मां को अस्पताल कैसे ले जाएंगे? अगर वह बाहर से नजर रख रहा हो तो? राजेश ने अपने बाल नोचे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सुनीता, मुझे नहीं पता, मैं अभी ठीक से सोच नहीं पा रहा हूं। मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। अगर तुम नहीं सोच सकते तो मैं सोचूंगी। राजेश ने मुझे हैरानी से देखा। मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठाया, एक गहरी सांस ली और न कांपने की कोशिश की। वह इतनी जल्दी अपनी मोटर बाइक से गया है, इसका मतलब है कि वह अपने दोस्तों को बुलाने गया है। तो 10 से 15 मिनट में वह अपने दोस्तों के साथ वापस आएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। राजेश ने तुरंत पूछा, पीछे का दरवाजा। मैंने सिर हिलाया। राजेश ने जल्दी से मां को खड़े होने, लगातार कैसे 1000 को ये अब की संपत्ति रहे, मैं मदद की ओर। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। हम तीनों चुपचाप ऐसे चले जैसे जलते हुए घर से भाग रहे हों। मैंने घड़ी देखी। उसे गए हुए अभी 6 मिनट ही हुए थे। हम जितनी जल्दी और शांति से हो सके पीछे के दरवाजे की ओर बढ़े। राजेश ने दरवाजा थोड़ा खोला ताकि यह जांच सके कि गली में कोई है या नहीं। सौभाग्य से कोई नहीं था। मैंने फुसफुसाया, जल्दी निकलो। लेकिन ठीक उसी समय जब राजेश मां को गोद में उठाकर बाहर निकलने वाला था, मां ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें एक डरावनी चेतना थी। मां हांफने लगीं और बोली, सुनीता, पीछे के दरवाजे से मत जाना। मैं चौंक गई। क्यों मां? मां ने थूक निगला और कांपते हाथ से पीछे के दरवाजे की ओर इशारा किया। सुनीता, सिर्फ कर्ज वसूलने वाले नहीं, जो आदमी इस घर पर नजर गड़ाए हुए है वह वहां छिपा हुआ है। मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। मां, आपने किसी को देखा? मां हांफने लगी। तुम्हारे पिता के मरने से पहले उन्होंने एक बार कहा था,
एक आदमी है जो तुम्हारे पिता को यह घर बेचने के लिए मजबूर कर रहा है, किसी भी तरह से। वह आदमी हमारे घर पर नजर रखता है, यहां तक कि रात में दरवाजा पीटता था, जब तक कि तुम्हारे पिता को दखल देकर उसे धमकाना नहीं पड़ा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और राजेश वहीं जम गया। तो जो आदमी अभी था वह कर्ज वसूलने वाला नहीं था मां ने कांपते हुए कहा। नहीं, जो आदमी अभी था वह कर्ज वसूलने वाला ही था, लेकिन उसके पीछे कोई और है। वह आदमी है जो मेरा मौसी के घर से यहां तक पीछा कर रहा था। मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। तो सिर्फ सामने का दरवाजा ही नहीं, पीछे के दरवाजे पर भी कोई नजर रखे हुए है। मां ने सिर हिलाया। मैं वहीं जम गई। सामने के दरवाजे से नहीं जा सकते, पीछे के दरवाजे से नहीं जा सकते। हम फंस गए हैं। राजेश निराश होकर बैठ गया। तो अब क्या? वे जल्द ही वापस आएंगे। सुनीता, हम किसी भी दरवाजे से नहीं जा सकते। मैं अपनी बेटी को गले लगाए कांप रही थी। मेरा दिमाग उलझन में था। कोई रास्ता नहीं, कोई छिपने की जगह नहीं। मां ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी बची खुची ताकत से फुसफुसाया, सुनीता, इस घर में एक और रास्ता है, एक रास्ता जिसे सिर्फ तुम जानती हो। मैं चौंक गई। कैसा रास्ता? कमजोर लेकिन दृढ़ आंखों से मां ने ऊपर देखा और अटारी की ओर इशारा किया। हां, छत में एक छोटा दरवाजा, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सिर्फ हमारा परिवार जानता है और किसी बाहरी व्यक्ति को उसके अस्तित्व का पता नहीं है। मेरे दिल में एक चीख उठी, बाहर निकलने का रास्ता। राजेश ने मां को गोद में उठाया और मैंने अपनी बेटी को। हम तीनों तीसरी मंजिल की ओर दौड़े। मैंने एक कुर्सी खींची और छत का दरवाजा खोला। धूल गिरी जिससे मुझे खांसी आई, लेकिन मैं रुक नहीं सकी। राजेश ने पहले मां को ऊपर चढ़ाया, फिर मुझे और मेरी बेटी की मदद की। वह आखिरी में चढ़ा और दरवाजा नीचे से बंद कर दिया। ठीक उसी समय जब दरवाजा बंद हुआ, बाहर से एक मोटर बाइक के अचानक रुकने की आवाज आई। उसके बाद सामने के दरवाजे पर पीटने की आवाज। राजेश, तेरा समय खत्म हो गया, दरवाजा खोल। राजेश ने फुसफुसाया। सुनीता, चुप रहो, जरा भी आवाज मत करना। मैं अपनी बेटी को गले लगाए जीवन और मृत्यु के बीच कांप रही थी। अटारी के घने अंधेरे में मैंने अपनी सांस रोके रखी और अपने दिल की धड़कन सुनी। मां मेरे बगल में लेटी थीं, मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए। अचानक नीचे की मंजिल से उस आदमी की आवाज आई, एक घिरे हुए जानवर की तरह गुर्राने की आवाज। ठीक है, तू छिपना चाहता है? राजेश, मैं इस घर को जला दूंगा। मैं वहीं जम गई। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरा दिल फटने को था। वह घर को जलाने वाला है। मैं राजेश की ओर मुड़ी। राजेश ने मुझे एक असाधारण भय से भरी आंखों से देखा, लेकिन ठीक उसी पल गली के बाहर से एक कार के जोरदार हॉर्न की आवाज आई। उसके बाद कई लोगों के दौड़ने की आवाज। कोई आ गया है, लेकिन वे बचाने वाले हैं या एक और आपदा। मैंने अपनी बेटी को गले लगाया, राजेश और मां को देखा। मैंने कभी भी जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा के इतने करीब महसूस नहीं किया था। गली से गूंजते हॉर्न की आवाज ने मुझे चौंका दिया। राजेश ने अपनी सांस रोक ली। मैंने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया और मां ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ा। हम तीनों संकरी और घुटन भरी अटारी में सिमटे हुए थे, यहां तक कि अपनी सांसों से भी सावधान थे ताकि कोई आवाज ना हो। नीचे की मंजिल से कर्ज वसूलने वाले की चीख गूंजी, राजेश, मैं तुझे जला दूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना की। अचानक बाहर हॉर्न की आवाज और करीब आ गई। उसके बाद चीख पुकार और अस्पष्ट बहस हुई। कई लोगों के कदमों की आवाज हमारे घर की ओर दौड़ रही थी। नीचे की मंजिल पर मौजूद आदमी ने गाली दी, फिर उसके भागने की आवाज आई। एक मोटर बाइक की गड़गड़ाहट और दूर जाने की आवाज। पूरा घर एक भयानक खामोशी में डूब गया। मैंने अपना कान अटारी के लकड़ी के फर्श से लगाया और स्पष्ट रूप से सुनने की कोशिश की। खिड़की से सरसराती हवा की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। मैंने राजेश को देखा। उसने और इंतजार करने का इशारा किया। हम लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही लेटे रहे। आखिरकार राजेश ने सावधानी से अटारी का दरवाजा खोला, अपना सिर बाहर निकाला और नीचे की स्थिति की जांच की। उसने हर अंधेरे कोने को ध्यान से देखा। कोई नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान का निशान नहीं। वह मुड़ा और सिर हिलाया। सुरक्षित है। हम पहले मां को नीचे ले चलते हैं। हमने मां को बेडरूम में नीचे लाने में मदद की। वह अभी भी थकी हुई लग रही थी, लेकिन उनकी चेतना पूरी तरह से वापस आ गई थी। मां दीवार के सहारे झुक गईं, हल्की सांसें ले रही थीं। सुनीता, तुम ठीक हो?
मैंने मां का हाथ पकड़ा। आंसू उनके हाथ की पीठ पर गिरे। मैं ठीक हूं मां, आपकी वजह से हम समय पर भाग सके, वरना न जाने क्या होता। मां कमजोर मुस्कुराई। जिस घर को मैंने अपनी आधी जिंदगी लगाकर बचाया, उसने आज लगभग हमारे परिवार की जान ले ली। राजेश फर्श पर बैठ गया, अपने माथे को दोनों हाथों से ढक लिया और एक लंबी सांस ली। सुनीता, मां, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब मेरी गलती है। मैंने ही यह सब किया है। मैंने उसे बहुत देर तक देखा। पिछले कुछ महीनों के संदेह, क्रोध और भय मेरे दिल में जमा हो गए थे। लेकिन जब मां स्टोर रूम में बेहोश थीं, जब राजेश घुसपैठिए को रोकते हुए खून से लथपथ था, तो मैं जानती थी कि वह भी घिरा हुआ था। मैंने शांति से कहा, राजेश जी, आज सब कुछ बता दीजिए, कुछ भी मत छिपाइए। उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज कर्कश थी। हां, मैं बताऊंगा। उसने सब कुछ एक एक करके बताया। लगभग 2 करोड़ रुपए का कर्ज शुरू में जुए के कारण नहीं था। यह एक दोस्त द्वारा निवेश के लिए धोखा दिए जाने से शुरू हुआ था। उसने इसे छिपाने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं और मां चिंतित हों। लेकिन कर्ज वसूलने वालों द्वारा लगातार पीछा किए जाने के कारण उसने गैर कानूनी जुए में अपनी किस्मत आजमाई, इस उम्मीद में कि वह नुकसान और कर्ज को कवर कर लेगा, और उसका कर्ज और बढ़ गया। उसने पैसे के लिए अपनी कार, शादी की अंगूठी और सब कुछ बेच दिया। आखिरी चीज जो उसके दिमाग में आई वह यह घर था। वह शुरू से ही बुरा आदमी नहीं था, लेकिन घिरी हुई स्थिति और लालच ने उसे एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया था जिसे वह खुद भी नहीं पहचानता था। राजेश ने एक रुंधी हुई आवाज में कहा, मैंने मां को उस पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करके गलती की। मैं डरा हुआ, बेवकूफ और बेईमान था। लेकिन मैं कसम खाता हूं, मैंने कभी भी सबसे बुरी स्थिति के बारे में नहीं सोचा था। मैंने कभी भी मां, तुम्हें या हमारे बच्चे को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया। मैंने उसे मिश्रित भावनाओं के साथ देखा तो वह आदमी जो बहुत समय से इस घर पर नजर रख रहा था और इसे चाहता था। मां ने कहा कि वह कौन है। मां दीवार के सहारे झुक गईं, अपनी सांसें नियंत्रित की और बोली, सुनीता, पहले तुम्हारे पिता ने फर्नीचर का व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे उधार लिए थे। उस समय किसी ने तुम्हारे पिता पर यह घर सौंपने के लिए दबाव डाला था, क्योंकि इसकी लोकेशन अच्छी थी और इसे बेचना आसान था। तुम्हारे पिता ने मना कर दिया और वे दबाव डालते रहे, यहां तक कि धमकी भी दी। तुम्हारे पिता ने इसे छिपाया ताकि मां को पता न चले। तुम्हारे पिता के मरने के बाद वह आदमी कई बार घर के आसपास घूमता रहा। मरने से पहले तुम्हारे पिता ने बस यह वसीयत की थी कि यह घर कभी भी उसे न बेचा जाए। मां ने बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि तुम चिंतित हो जाओगी। मैं वहीं जम गई। तो जो आदमी आज मां का पीछा कर रहा था वह वही था। मां ने धीरे से सिर हिलाया। वह बहुत समय से इस घर पर नजर गड़ाए हुए है। राजेश को कर्ज में डूबा देखकर उसने जरूर उसे और भड़काया होगा। राजेश ने अपराधबोध से सिर झुका लिया। तो यह सब मेरी वजह से है। मैंने ही सब कुछ बिगाड़ा है। मां ने राजेश का हाथ पकड़ा और कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, बुरा आदमी वह है। तुमने मूर्खता के कारण गलती की, लेकिन तुम बुराई करने तक नहीं पहुंचे। मां ने खुद देखा कि आज तुमने सुनीता को बचाने के लिए अपनी जान कैसे दांव पर लगा दी। मैंने राजेश को देखा, उसकी आंखों में गहरा पछतावा था। मैंने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, हम कर्ज वसूली, घर में घुसपैठ और मां को पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, सब कुछ। राजेश चौंक गया। सुनीता, मैं जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो तुम्हारी और हमारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? मैंने सिर हिलाया। राजेश जी, इस सब को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब और मत भागो, अपने कर्मों का सामना करो। राजेश ने मां को देखा और मां ने सिर हिलाया। जाओ बेटा, हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारा परिवार बच गया। पैसा फिर से कमाया जा सकता है। आखिरकार राजेश ने सिर झुका लिया। ठीक है, मैं करूंगा। 2 दिन बाद मेरे द्वारा मां के कमरे में लगाए गए कैमरे की रिकॉर्डिंग और घुसपैठिए की रिकॉर्डिंग की बदौलत कर्ज वसूलने वालों का गिरोह पकड़ लिया गया। जो आदमी बहुत समय से हमारे घर पर नजर रख रहा था, उस पर भी धमकी देने और घुसपैठ के आरोप में पुलिस ने जांच की। राजेश को कर्ज और घर के कागजात के मामले में जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया। लेकिन चूंकि मां ने उस पर जबरदस्ती के लिए मुकदमा नहीं किया, इसलिए उसकी सजा कम कर दी गई।
उसे सब कुछ फिर से शुरू करना था, बचा हुआ कर्ज चुकाना था, नुकसान की भरपाई करनी थी और एक निश्चित अवधि के लिए कानूनी निगरानी में रहना था। उसके जाने के दिन मैं अपनी बेटी को गोद में लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उसने लाल आंखों से सिर झुकाया और कहा, सुनीता, मुझे माफ कर देना। मुझे फिर से शुरू करने का एक मौका दो। मैं एक बेहतर इंसान बनकर वापस आऊंगा। मेरा गला रुंध गया। यह तुम पर निर्भर करता है, लेकिन याद रखना, परिवार कोई दांव लगाने की चीज नहीं है। उसके बगल में खड़ी मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर गलती की है तो उसे सुधारो, वही गलती दोबारा मत दोहराना। राजेश ने सिर हिलाया और चला गया। कुछ महीने बाद हमारा घर फिर से शांत हो गया। मां का स्वास्थ्य ठीक हो गया और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मैं हमेशा की तरह अपनी बेटी को स्कूल ले जाती और काम करती। शांत रातों में मैं मां के बगल में बैठती, उनके अतीत की कहानियां सुनती और शांति पाती। जो घर कभी एक धमकी भरा स्थान बन गया था, अब हमारा आश्रय स्थल बन गया है। मैंने एक बात सीखी कि कोई भी व्यक्ति घिर जाने पर बुरा बन सकता है, लेकिन अगर सच्चाई का सामना करने और जिम्मेदारी लेने की हिम्मत हो तो सब कुछ धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। और सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा वह यह है कि हालांकि संपत्ति महत्वपूर्ण है, परिवार की सुरक्षा और प्यार सबसे मूल्यवान चीजें हैं जिन्हें सहेजा जाना चाहिए। अगर कोई कर्ज या लालच के कारण परिवार को चोट पहुंचाता है तो हमें उसे सही समय पर सही तरीके से रोकना होगा। मैंने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। अंत में हमारे पास एक दूसरे का साथ था और यह सबसे कीमती चीज थी। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो आपकी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपने विचार छोड़ना न भूलें। आपकी पसंद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद है कि सभी सब्सक्राइबर्स हमेशा अपने परिवार के साथ शांति, स्वस्थ और खुश रहेंगे।